आज हमारे साथ हैं अलिशबा जो कि हैं दिल्ली से। इस्लामियात टॉपिक में क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग? उर्दू लैंग्वेज का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब वो हाउ डू यू सी इट एज बेनिफिशियल? उर्दू अरबिक वगैरह जो है ये राइट टू लेफ्ट क्यों लिखते हैं? तो आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन कहाँ से है? 11th में कितने मार्क्स थे? How to stay motivated and distracted from other things. नमस्कार दोस्तों, हम मिल रहे हैं जेई एस्पिरेंट के साथ जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं उसकी सीरीज़ में। और आप मुझे ये भी बताना कि क्या जेई के साथ साथ मैं नीट या 10th क्लास के भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर के आऊँ या नहीं। आज हमारे साथ हैं अलिशबा जो कि हैं दिल्ली से। तो अलिशबा की स्टोरी समझते हैं और अलिशबा को क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन में वो भी जानते हैं। अलिशबा, आप कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 12th में हूँ 12th में हो, यानी जेई 2025 एस्पिरेंट हो? जी। ओके ओके, लेट मी राइट इट। आप जेई 2025 एस्पिरेंट हो, अभी 12th क्लास में हो? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहता हूँ। 10th क्लास में कितने मार्क्स थे? 87 परसेंटाइल। 87% मार्क्स थे। तो क्या था सब्जेक्ट वाइज स्प्लिट, सबसे कम किस में थे? सबसे कम आई गॉट इन इस्लामियात। अच्छा, इस्लामियात। आप कौन से जामिया बोर्ड से थे? जी, जामिया बोर्ड। अच्छा, तो इस्लामियात मतलब एक सब्जेक्ट होता है वहाँ हाँ, पर? आई गॉट 81 इन दैट और अदरवाइज आई जस्ट गेट 18 इन मैथ्स और 81 इन इस्लामियात एंड आफ्टर दैट आई गॉट अबव 90 रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। अच्छा, तो आपके वैसे जस्ट वांटेड टू नो मोर अबाउट द बोर्ड। वहाँ पर क्या रहता है कि जैसे इंग्लिश होता होगा एक सब्जेक्ट, हाँ, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी। उर्दू भी होता है? जी, उर्दू भी होता है। अच्छा, तो तीन तो लैंग्वेजेस उर्दू हो में गई। चॉइस होती है कि चॉइस होती है। एलिमेंट्री और एडवांस। अच्छा, तो एलिमेंट्री और एडवांस ये दो चॉइस होती हैं। तो एलिमेंट्री इजी होती होगी। हाँ, लेकिन मेरे पास एडवांस थी। तो आपने एडवांस चॉइस से ली थी? चॉइस नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है कि मिडिल स्कूल से जो बच्चे आते हैं उन लोगों को एडवांस मिलती है। वो मैंडेटरी है? हाँ, और जो 9th से लाइक बाहर से आते हैं उन लोगों को मिलती है एलिमेंट्री। अच्छा, समझ गया मैं। ओके, तो तीन तो लैंग्वेजेस हो गई और उसके अलावा मैथ्स हो गया एक सब्जेक्ट। मैथ्स, साइंस, सोशल एसएसटी, स्टडीज़, हाँ। बस यही थे। अच्छा, और कंप्यूटर वगैरह वो एडिशनल में वो आ गया? हाँ, वो एडिशनल में, लेकिन वो था नहीं हमारे में। अच्छा, तुम्हारे में 10th तक कंप्यूटर नहीं नहीं था। था? ओके, ठीक है। और इस्लामियात अलग सब्जेक्ट है, वो भी काउंट होता है? हाँ, वो भी काउंट तो होता है यानी आपके परसेंटाइल। 7 सब्जेक्ट्स हो गए? जी। अच्छा, 7 सब्जेक्ट्स इज वेरी हेक्टिक, नहीं? अच्छा, तो जैसे वैसे क्या होता है उसके अंदर, मतलब जैसे इस्लामियात जैसे टॉपिक में क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग? इस्लामियत में हम प्रॉफिट की लाइफ पढ़ते हैं और उन्होंने कैसे कैसे बैटल्स वगैरह लड़ी और किस तरीके से उन्होंने पेशेंस रखा अपने अंदर, उनकी थ्रू आउट दी जर्नी पढ़ते हैं। बाकी 4 खलीफा जो होते हैं उनकी जर्नी पढ़ते हैं। अच्छा, तो जनरली रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, हाँ, इस हिस्ट्री ऑफ ओके। मुस्लिम्स। और मतलब उसमें वो भी पढ़ते हैं कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स वगैरह के बारे में हाँ, वो भी सब चीज़ें कि लाइक जो इन हम लोग ऑफर करते हैं नमाज, उसके तरीके कैसे होते हैं वो सब चीज़ें आती हैं और सूरतों का ट्रांसलेशन लिखने के लिए आता है एग्जाम में। अच्छा, उसका तो उसमें क्या? बैकग्राउंड वगैरह सब। अच्छा, तो अरेबिक वगैरह लैंग्वेज भी पढ़ना सीखते हैं इस्लामियात में? नहीं, वो नहीं होती, वो सिर्फ यही होती है प्रॉफिट की लाइफ अच्छा, हिस्ट्री। प्रॉफिट की लाइफ एंड हिस्ट्री होती है। तो जैसे मतलब जो जामिया बोर्ड होता है इसमें अरेबिक लैंग्वेज नहीं सिखाते नहीं, इसमें अरबिक नहीं होती। और उर्दू होती है? हाँ, उर्दू होती है। ओके, तो जैसे उर्दू लैंग्वेज, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? एक वैसे एक सवाल है, मतलब नॉट रिलेटेड टू जेई। उर्दू लैंग्वेज का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब वो हाउ डू यू सी इट एज बेनिफिशियल? इट इज़ बेनिफिशियल इन अदर कंट्रीज़ लाइक अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप बिल्कुल अवेयर नहीं है वहाँ की लैंग्वेज से, तो मेनली पीपल जो बोलते हैं वो हिंदी और उर्दू में बोलते हैं, तो उनकी मिक्स होती है। अगर आपको उर्दू आती है तो आपका ये बेनिफिट है कि आप कर सकते हो। और काफ़ी चीज़ें होती है ना कि आपको वहाँ की लैंग्वेज में समझ में नहीं आती हैं, तो आप उसको ट्रांसलेट कर लो अगर आपको उर्दू बेटर आ रही है। उर्दू का काफ़ी रोल है अगर आपको पता है, क्योंकि काफ़ी जगह मैगजीन्स वगैरह भी होते हैं वो तो हर लैंग्वेज में आती है, बट अगर कोई है और लाइक होते हैं ना लोग इतना नहीं जानते इंग्लिश के बारे में, तो उन लोगों को ज़्यादा हिंदी उर्दू मिक्स आती है, तो ये उनके कौन से साथ देश की कम्युनिकेट बात करने कर रहा में। हूँ, हिंदी उर्दू मिक्स? ये तो ये इंडिया में ही है इंडिया ना? में ही है और तो बाहर भी अगर इंडिया के बाहर जाएं पाकिस्तान वगैरह में तो वहाँ पर भी मेनली पर यूज़ जैसे होती है। इंडियंस तो कभी पाकिस्तान जाते ही नहीं है ना इन यूजुअल सिनेरियो। तो फिर उर्दू का क्या सिग्निफिकेंस है? उसके अलावा तो ये सिर्फ इतना है कि आप पढ़ रहे हो अपनी नॉलेज के लिए, उसके ऐसे तो यूज़ ऐसा होती नहीं है, वो सिर्फ बोलने में यूज़ होती है, वो भी इंडिया में ही होती है। ओके, मैं समझाता हूँ क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है? जैसे आपके बोर्ड में 3 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। तो जो भी लोग ना मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो मैं पता है मैं भी उर्दू पढ़ लिख सकता हूँ और मैं पंजाबी भी पढ़ लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और तो मैं भी मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता हूँ, पढ़ता हूँ या लिख सकता हूँ। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस से ना आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। यानी जो एक लैंग्वेज जानता है वो कम इंटेलिजेंट हो जाए, 2 जानता है, 3 जानता है, उसका दिमाग और ज़्यादा डेवलप्ड होता है।
तो आप अलग लैंग्वेज, मतलब आप देखो इंडियन लैंग्वेजेस या इंग्लिश हो गई, मतलब उर्दू भी इंडियन लैंग्वेज है, पर जो जैसे जो संस्कृत से निकली हुई लैंग्वेज है जनरली, वो आपकी अपन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और जो उर्दू होती है वो एक लैंग्वेज तुम्हारी अकेली होगी जो तुम राइट टू लेफ्ट लिख रही हो, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस हो गया। तो दिमाग उसमें अलग तरह से चलता है, हाँ, यूज़ होने का। दिमाग का एक अलग वो चलता है। अच्छा, एक और मज़े की बात बताता हूँ तुम्हें। अब तुम जैसे देखोगी कि जो जैसे जो संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, ये सब ना राइट लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो उर्दू, अरबिक वगैरह जो है, ये राइट टू लेफ्ट क्यों लिखते हैं? इसका रीज़न पता है तुम्हें? नहीं। इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न है, एवोल्यूशनरी रीज़न कह सकते हो, हिस्टोरिकल रीज़न कह सकते हो। देखो, जो इंडिया है ना, ये लैंग्वेज जैसे जो जो दूसरी जो जो उसको नस्तालिक स्क्रिप्ट कहते हैं ना शायद, तो राइट टू लेफ्ट जो चलती है वो ओरिजिनेट हुई अरब वर्ल्ड में। और जो जो इंडिया में पहले लिखते थे ना, वो था पत्तों पर लिखते थे। तो पत्तों पर आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पर क्या, अगर आप राइट टू लेफ्ट लिखोगे मान लो पत्ते पे, तो आपके हाथ से वो पिछला जो इंक लिखा हुआ है वो मिटता जाएगा, देख रहे हो आप, ऐसे मिटता जाएगा वो। तो वहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखना मेड सेंस। ओके। पर जो अरब वर्ल्ड था उसके अंदर क्या था कि लोग ना पत्थर पे लिखते थे। अब अगर आप पत्थर पे लिख रहे हो तो आप ज़्यादा जोर, लोग सारे लोग राइट हैंडर होते हैं मैक्सिमम लोग, तो ज़्यादा जोर राइट हैंड से लगेगा। तो आप पेन को किस हाथ में पकड़ोगे? लेफ्ट में पकड़ोगे, ठीक है। पेन या जो भी है उनका, जो जिस जिस चीज़ल से लिखते हैं, और यहाँ पर हथौड़ी होगी, तो वो यूं लिख रहा है अगर, तो स्क्रिप्ट कैसे कन्वीनियंटली चलेगी? यूं ना। हाँ, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट, इसलिए जो है आप उर्दू को राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ओके, थोड़ी इंटरेस्टिंग थी ये। है ना। चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो आपका जामिया बोर्ड था, 80% के आसपास आपके आए थे। फिर आपने जैसे जेई की प्रिपरेशन करने का, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। तो आपके जो सिबलिंग्स में कौन कौन है? सिबलिंग्स में जो भी है वो मुझसे यंगर है। अच्छा, आप सबसे बड़े जी। हो, ओके। तो आप कितने सिबलिंग्स हैं आपके? 4 सिबलिंग्स है। यू आर टोटल 4 और टोटल टोटल 5? 4, टोटल टोटल 4, ओके। तो ओके, तो आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन कहाँ से है? मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन आपकी वीडियोस देखकर आया। अच्छा। मुझे 11th में बिल्कुल नहीं पता था, मुझे बस ये था कि पीसीएम लेके इंजीनियरिंग होती है और मुझे इंजीनियर बनना था शुरू से। मेरी मदर चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था तो मैंने सोचा इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि आईआईटी नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। मुझे लगता था कि ऐसी कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं और बस इंजीनियर बन जाते हैं। अच्छा, तो सिग्निफिकेंस ऑफ आईआईटीज उसमें नहीं पता था कि हाँ, मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो इतने ज़बरदस्त हैं, राइट? उसके बाद अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा पोटेंशियल मिलता है और एक अच्छा स्टेटस होता है, वो चीज़ें नहीं पता थी। ओके, वो चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है, मैं समझ गया। तो आपने फिर आईआईटी, तो आपने मतलब जो पक्का प्लान किस मोमेंट में बनाया कि आज से मैं जेई एस्पिरेंट हूँ? ये मुझे 12 मिड में हुआ था, अच्छा, क्योंकि मुझे 12th मिड 12 में। तक नहीं पता था, मुझे मिड ऑफ 12th में आके पता चला। अच्छा, यानी आप अभी हाल में ही आप जेई जी। एस्पिरेंट बने हो? जी। अच्छा ठीक है। तो अभी, तो आपने फिर जैसे शुरू किया, तो अभी तक कितनी प्रिपरेशन हुई है? तो बहुत ही लेटली, कौन से मंथ में कह सकते हैं शुरू किया? मैंने अक्टूबर में स्टार्ट कर दिया था। अक्टूबर में स्टार्ट किया था। आप मेंटोरशिप के भी स्टूडेंट हो? जी। तो मेंटोरशिप आपने कब ज्वाइन की थी? मेंटोरशिप मैंने ज्वाइन की थी अक्टूबर में की थी। अच्छा, अक्टूबर जब मेंटोरशिप ज्वाइन की तभी काइंड ऑफ कह सकते हैं कि जेई शुरू जी। हुआ। हाँ, ओके, तो अक्टूबर हुआ, अक्टूबर मिड में था, स्टार्टिंग में था? मिड में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब मिड में हैं हम। तो आपको 2 ही महीने हुए एज जेई एस्पिरेंट। तो इन 2 महीने में ऐसा क्या हो गया? मतलब मैं समझना चाहता हूँ, देखो आपको एक थोड़ा सा रियलिटी एक बताना चाहता हूँ कि जेई इज़ टफ, ठीक है, आईआईटीज आर टफ टू गेट। और आपने ऑलरेडी काफ़ी लेट शुरू किया कि अक्टूबर में आपने अब सीरियस प्रिपरेशन शुरू करी, और अभी भी आपका जामिया बोर्ड है, सीबीएसई है? जामिया बोर्ड है। अच्छा, तो और क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, जो सीबीएसई, और सीबीएसई जैसा ही सिलेबस होता हाँ, है ना सेम जामिया का, सेम। प्रीटी मच। ओके, तो इस बार 11th में कितने मार्क्स थे? 11th में मेरे 70s में थे। 70s में थे, तो 11th में कम क्यों हो गए थे? क्योंकि मुझे पता नहीं था, और 11th में बिल्कुल इस तरीके से दे रही थी कि मुझे पहले तो आईआईटी का नहीं पता था और मुझे ये था सिर्फ पास होना है। उस टाइम मेरी मेंटालिटी ये थी कि सिर्फ पास होना है। तो बाकी फिर उस टाइम पर आप जैसे एक नॉर्मल कैजुअल स्टूडेंट हाँ, होता है, सेम, बहुत ही केयर फ्री इंसान। और एंड इफ जब एग्जाम्स आते थे बस तभी तभी पढ़ना, ऐसा था। उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट होती है। तो जैसे आपका 11th की बात करें तो दिन कैसा होता था कि जैसे आप पढ़ाई हो गई, स्कूल जाना हो गया, हाँ, उसके अलावा क्या क्या करते रहे? स्कूल से आती थी,
फिर थोड़ा रेस्ट लेती थी क्योंकि वहाँ से आके थक जाते थे, नैप लेते थे, उसके बाद उठती थी, फिर थोड़ा पढ़ती थी, जो होमवर्क मिलता था स्कूल से वो करती थी। उसके बाद ऐसा होता था, हमारे जो CS के टीचर है ना, वो कुछ भी चीज़ जो करने के लिए देते थे वो उसको अगले दिन सुनते थे ओरल, वो तभी उसके बाद सिग्नेचर करते थे, उससे पहले वो साइन नहीं करते थे। तो हमेशा उसका एक बर्डन होता था कि वो चीज़ करनी है। CS के टीचर, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के जो टीचर थे, तो वो एक बर्डन होता था कि इनका होमवर्क सबसे पहले करना है। तो इसी सब में इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि हम अलग से JEE की प्रिपरेशन कर पाएँ। उस टाइम पे आइडिया भी नहीं था, तो उस टाइम पे बस जैसे स्कूल लेवल तक पढ़ाई चल रही थी वही चलती थी, थोड़ा सेल्फ स्टडी कर ली स्कूल लेवल एग्जाम लेवल तक। समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया। तो अभी जैसे आपने क्या सोच के अक्टूबर में शुरू किया कि अब आप इतने कम टाइम में तो बहुत मुश्किल है अचीव करना, तो अब क्या करोगे? जैसे आपने क्या प्लान, माइंडसेट क्या था उस टाइम? मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे इस जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल करनी है सिक्योर, और एनी हाउ अगर नहीं होती है तो अप्रैल अटेम्प्ट तक करनी है किसी भी तरह। क्योंकि जब मैं आपकी जर्नी देखती हूँ तो आपका भी काफ़ी मिस गाइडेंस हुई थी कोचिंग की रिलेटेड, तो अगर आप कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। जब आपने कर लिया तो अगर हम लोग ठाने तो हम भी कर सकते हैं। ओके, समझ गया। तो अभी जैसे आप स्कूल रेगुलर अभी भी जा रहे हो? नहीं, स्कूल में रेगुलर नहीं जा रही हूँ। तो स्कूल से कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है? नहीं, मैं स्टार्टिंग में गई थी, अब मैंने छोड़ रखा है, और अब प्री बोर्ड चल रहे हैं तो वैसे भी छूट रहा है। अच्छा, तो अब तो वैसे भी एकदम वी आर टूवर्ड द एंड ऑफ द हाँ। पूरा इस ईयर है ना, अब तो चलोगे, ठीक है। ओके, तो 99 परसेंटाइल आपको लाना है, तो कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिया जहाँ से हम असेस कर सके कि कितना मॉक टेस्ट पॉसिबल है? मेरे अपार्ट फ्रॉम हमारी से भी अलग मॉक टेस्ट चलते हैं, मैं वहाँ पर भी मॉक टेस्ट देने जाती हूँ ऑफलाइन, तो वहाँ पर ही मेनली चल रहे हैं। और जो हमारी मेंटोरशिप वाले हैं वो भी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं जैन से 15 जैन के बाद से वो देना शुरू करूँगी। तो तुम्हारा गोल है भी 99 परसेंटाइल लाने का, और उसके लिए क्या तुम बहुत मेहनत कर रही हो? क्या तुम दिन रात पढ़ती हो? हाँ, मैं सुबह 6 बजे सोती हूँ, 11 बजे उठती हूँ, फिर 11 बजे से पढ़ने बैठती हूँ, फिर खाना खाने के लिए उठती हूँ। तो 6 बजे रात, मतलब रात से 6 बजे तुम पढ़ती रहती हो? हाँ, पढ़ती रहती हूँ सुबह तो 6 तक। क्या रीज़न है कि बिल्कुल रात को पढ़ने का स्केड्यूल बनाया? क्योंकि मुझसे सुबह में जल्दी उठा नहीं जाता, मैं अगर 11 बजे भी सो जाती हूँ और अलार्म लगाती हूँ 5 बजे का तो मुझसे नहीं उठा जाता, वो मेरा फिर टाइम 11 बजे तक हो जाता है सोने में। तो फिर अगर मैं रात में पढ़ती हूँ और सुबह 6 बजे सोती हूँ तो मैं 11 बजे उठ जाती हूँ। समझ गया। अभी तो जेई मेन का एडमिट कार्ड नहीं आया होगा ना? नहीं। देखो, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जेई मेन ना आपका दिन में होगा, और उससे सुबह की ही आपकी वो आ जाए टाइमिंग, और ये बात आपको बिल्कुल लास्ट वीक में पता चलेगी। तो अगर तब आपका सुबह की टाइमिंग आ गई ना, तो यू विल लैंड इन बिग ट्रबल, बिकॉज आपको अभी लेट उठने की आदत है। और जब जेई मेन आएगा, कोई प्रॉब्लम अभी तो ऐसा प्रॉब्लम, देखो क्या होता है, वैसे रात को जगना और दिन में सोना अच्छी बात नहीं होती, पर टेम्परेरी फेज में ऐसा कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने 4-5 महीने के लिए ऐसा कर लिया, कोई बात नहीं, वो भी चलता है। पर फिर अब जब आपका जेई मेन क्लोज आ रहा है ना, अब आपको इमीडिएट, क्योंकि अब 40 दिन ही बचे हैं, इमीडिएट आपको शिफ्ट करना चाहिए अपना स्केड्यूल टू मॉर्निंग, और उसमें चाहे ज़ोर ज़बरदस्ती हो चाहे कुछ भी हो, आपको उठना है, माने उठना है, क्योंकि अदरवाइज यूल हैव टू यूल सोचो, इमेजिन करो ना, तुम जेई मेन का पेपर है आज, और 9 बजे तुम तो सोती 11 बजे हो, तो 9 बजे, अब 11 से 6 तो तुम्हें यूजुअली सोने की आदत है, तो 9 बजे तुम्हारा पेपर चालू हो गया जेई मेन का, सुबह 5 बजे उठे तुम, 9 बजे पेपर चालू हो गया, और नहीं, मैं सुबह 6 बजे सोती हूँ, 11 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे सोती हो ना तुम। हाँ। अब इमेजिन करो, तुम्हें मेंस अगले दिन है, तुम्हें रात को नींद ही नहीं आई, क्योंकि नींद तो आती ही नहीं तुम्हें रात को, तुम्हारा रूटीन अदरवाइज है, तो सोने की कोशिश भी करोगे, नींद नहीं आएगी। ठीक है, अब मान लो तुम फिर भी चलो किसी तरह 2-3 घंटे सो गई गलती से, 5 बजे तो उठना ही उठना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 9 बजे पेपर है, तो उठ के तैयार होना है, डॉल जाना, फिर थोड़ा बफर भी रखना, फिर वहाँ पर भी जल्दी पहुँचना होता, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अब 9 बजे तुम वहाँ पे पहुँच गई, तुम 9 से वहाँ पे 12 तक एग्ज़ाम दोगी, और तुम देखोगे कि इस मीनवाइल में तो तुम वैसे भी, तुम्हें उबासियाँ आ रही होंगी, सोने का टाइम नज़दीक आ रहा है, और 11 से 12 तो तुम यूजुअली सो रही होती हो, तो वो तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग जेई मेन नहीं जाएगा, एंड उस दिन तुम्हें सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो आज तुम अपनी स्केड्यूल पूरा चेंज करो, 40 दिन में यू विल बी देयर, 40 दिन में तुम्हारा स्केड्यूल ठीक हो जाएगा। सर लेकिन जैसे भी विंटर्स आते हैं ना तो कहते हैं कि विंटर्स में डेज जो होता है वो मतलब दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, तो रात में जैसे अगर मैं पढ़ती हूँ ना तो वो 1 घंटा भी मुझे काफ़ी लगता है, और मेरी आदत है, अभी मैं प्री बोर्ड देने जाती हूँ तो मैं पूरी रात जागती हूँ, प्री बोर्ड देखती हूँ और फिर आती हूँ और फिर सोती हूँ, मतलब ये मेरी आदत हो चुकी है, मैंने काफ़ी टाइम से 10th में भी ऐसे ही किया था। बस सही आदत है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ये चीज़ स्टार्ट कर दूँ। ये करना ही है, मतलब दिस इज़ लाइक नॉन नेगोशिएबल, अनअवॉइडेबल, यू हैव टू डू इट, बिकॉज अदरवाइज इसका बहुत बड़ा वो है प्रॉब्लम, ठीक है।
ये एक चीज़ फिक्स करो, ठीक है? ओके, अभी तुम पढ़ रही हो, यानी बहुत पढ़ रही हो। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम अगर ऐसे रात को ही तुम हिसाब लगाओ, अगर तुम रात को 10 बजे भी पढ़ने बैठी, घर वाले तो 10 बजे अपना सो फ्री हो जाते जाते हैं। होंगे, तुम 10 बजे से 6 बजे तक तो वैसे ही पढ़ ली, तो आई कैन गेट कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। तो जैसे मैं तुम्हारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में समझना चाहता हूँ, तो तुम अभी कौन से सोर्सेज से पढ़ रही हो? मैं आपके जो दिए हुए नोट्स हैं वो फॉलो करती हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता है। और बाकी मैं के लेक्चर्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो एडवांस लेवल तक होते हैं। तो वहाँ से लेक्चर्स देखती हूँ, आपके नोट्स पढ़ती तो हूँ। ये आप पेड लेक्चर्स देख रहे हो नहीं या नहीं, फ्री लेक्चर? यूट्यूब पे जो यूट्यूब डाले के हैं। फ्री लेक्चर्स हैं। जी। कौन सा चैनल आप लोगों को बता दो, लोगों का भी फायदा। अभी में वोरा क्लासेस होती हैं, वो उसमें एनवी वोरा सर होता है। क्लासेस अलग हैं अब, अच्छा। पहले एनवी सर पर पढ़ाते थे। हाँ, तो उनके अब जो पुराने लेक्चर्स हैं ना, जो उनकी बाउंस बैक सीरीज डली हुई है, उसी को फॉलो करती हूँ मैं। अच्छा, तो ऐसा भी कर सकते हो, देखो, क्योंकि वोरा क्लासेस शायद उनका जो नया यूट्यूब चैनल है ना, ओके। उस पर भी उन्होंने वही कंटेंट डाला होगा, हाँ, तो वहाँ पर वो लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट होगा, तो वो करना। लेकिन मैं 2 इयर्स पहले की प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो जो के लेक्चर्स है ना, बाउंस बैक सीरीज जो 2.0 1.0 है, वो फॉलो करती हूँ। चलो, वो फॉलो कर रही हो तुम, डोंट डिस्टर्ब इट, देन लेट्स कंटिन्यू इट, ठीक है? वन शॉट देखती हो तुम, हाँ। ओके, ठीक है। तो 99% टाइल का गोल है, ओके, ठीक है। अभी बताओ कि क्या क्या तुम्हारे क्वेश्चंस हैं। मेरे क्वेश्चंस मतलब हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर थिंग्स। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि मोटिवेटेड कैसे रहें और बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट जो होती है उसको कैसे किल करें। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन, हाँ, चलो मोटिवेशन की बात करते हैं। तो जैसे क्या होता है कि जैसे देखो, मुझे तुम ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड लगती हो, इफ़ यूड आस्क मी, क्योंकि जैसे मैंने तुमसे इतनी देर बात की, तुम ऑलरेडी, यार देखो ना, अगर तुम इतने घंटे पढ़ती हो, सिंपल हिसाब लगाते हैं, तो अंदर से तो तुम मोटिवेटेड हो। तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ बातें तुम्हें डिमोरलाइज करती होंगी, या जी। कुछ काइंड ऑफ थॉट्स आते होंगे, तो तुम्हें परेशान करते सेल्फ होंगे, डाउट होता है सेल्फ बहुत। डाउट होता है। चलो मैं लिख लेता हूँ वो भी चीज़ें, ठीक है? पर जैसे इफ़ यूड आस्क मी वेदर यू आर मोटिवेटेड और नॉट, तो यू आर वेरी मोटिवेटेड, ठीक है? तो तुमने बताया सेल्फ डाउट आता है, और क्या थॉट्स होते हैं या कोई मतलब ये एक्सटर्नल? होता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, और अच्छा, इतना कम टाइम है इसमें, मैं कर पाऊंगी नहीं कर ओके, पाऊंगी। और मतलब मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो वो सब चीज़ें अंदर से किल करती हैं, और उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है वो सब सोचने में, ओवर थिंक करने में। समझ गया, ठीक है। मोस्टली यही है, हाँ, मोस्टली यही है। ओके। क्या पीयर प्रेशर वगैरह भी होता है कि क्लासमेट्स को भी प्रूव करना है कुछ, या इस तरह से भी कभी नहीं, कभी आता है? ऐसा कुछ नहीं है, बस मेनली मेरे लिए सबसे पहले मेरी फैमिली मैटर फैमिली करती फैमिली है। मैटर करती हाँ, है, वेरी गुड, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो मेरे लिए स्टैंड लेती है, तो मेरे लिए सबसे पहले वो आती है। समझ गया। तो सबसे पहली बात तो ना, जैसे तुम्हें सेल्फ डाउट आता है जो, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, अब जैसे टाइम बड़ा कम बचा हुआ है, जाहिर सी बात है, जो तुम चीज़ करने जा रही हो वो इम्पॉसिबल है, एज इन एक इम्पॉसिबल मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? उसको इम्पॉसिबल करो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत करो, या हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इम्पॉसिबल। तो सेल्फ डाउट आना इज़ नेचुरल, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें कुछ सजेशंस देता हूँ। देखो, हमें ना एक होना चाहिए एम्बिशन, एक होती है रियलिस्टिक पिक्चर। तो उसके बीच में एक ना हमें सोचना पड़ता है कि वेयर कैन वी रियलिस्टिकली लैंड, एंड व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन। क्या होता है, अभी तुम्हारी कितनी एज है? मेरी 18। 18 क्रॉस कर गई है, अबाउट टू नहीं, टर्न 18 है? अबाउट टू 18। अबाउट टू टर्न 18 है। तो इस अभी जैसे हो तो टीनेजर ही तुम, तो क्या होता है कि हम ना बड़े इमोशन ड्रिवन होते हैं, और हर चीज़ में, बट तुम मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर और सेंसिबल लग रही हो, जितना मैंने तुमसे अभी तक बात की है। पर उम्र ही ऐसी है कि हम इमोशन ड्रिवन बहुत ज़्यादा होते हैं, और डिसीजन भी इमोशन के हिसाब से लेते हैं। तो जैसे तुमने जो बोला भी, बहुत अच्छी बात है वो, कि यू एम एट 99% टाइम, अमेजिंग एम। तो पर ना एक रियलिस्टिक और एक जेन्युइन पिक्चर पेंट करना प्लानिंग के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम एक बार ये देखते हैं कि वेयर वी कैन रियलिस्टिकली लैंड इन दिस अटेम्प्ट, एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, किस पॉसिबिलिटी में हमें क्या करना चाहिए। ये प्लानिंग करना ही जो है बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है? तो जैसे तुम्हें क्या लगता है कि जैसे, अच्छा, तुमने मॉक टेस्ट भी नहीं दिए, तो देखो, असूलन तुम्हें मॉक टेस्ट देने चाहिए थे, अब नहीं दिए तो अब दे लो, ठीक है? यू हैव टू, क्योंकि देखो, आज से 40 दिन बाद तुम असल जेई मेन दे रही होगी, एंड आज तुमने मॉक टेस्ट भी नहीं दिया, और दैट डजंट वर्क, ठीक है? मॉक टेस्ट दो, मतलब यू शुड टेक अ मॉक टेस्ट राइट आफ्टर यू गो होम। आज या कल में मॉक टेस्ट दो, एक श्योर कुछ भी सर। नंबर आए, चाहे 80 नंबर आए, चाहे 70 आए, चाहे 100 आए, चाहे 150 आए,
You have to do that. मेरे वो उसके मॉक टेस्ट चलते हैं, तो उसके बीच में उसका सिलेबस मैनेज करने के चक्कर में मुझे इधर का टाइम नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, सिलेबस मैनेज करना अदर थिंग है ना, भी मैनेज हो तब भी दे दो एग्जाम। ओके तो सर। कोई मॉक टेस्ट के मार्क्स शेयर कर सकती हो पीछे कोई हुआ हो जो? हाँ, मेरे 100+ आ जाते हैं और कभी कभी 200 समथिंग भी, मतलब उसके बीच में लाई कर जाते हैं। अच्छा, 100 से 200 के बीच में आ जाते वो हैं। डिपेंड करता है चैप्टर्स पर। तो कोई अच्छा वो बताओ ज़रा, तुम्हारा अच्छा चैप्टर हो कोई। अच्छा चैप्टर मेरा, अगर आप देखें तो यूनिट एंड मेजरमेंट है, उसके मैंने अभी 4 साल के PYQs लगा लिए थे। यूनिट एंड मेजरमेंट्स। पर जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट ना जनरली क्या वो चैप्टर भी काउंट नहीं होता, वो एक बहुत इजी चैप्टर है। और कोई चैप्टर बताओ। और कोई चैप्टर मैथ्स में आप ले लें, मैथ्स में इंटीग्रेशन छोड़ के सब, मैथ्स में बस इंटीग्रेशन 3D और इंटीग्रेशन छोड़ के डिफरेंशियल इक्वेशन ये सर थोड़ा रह रहा है। अच्छा, तो जैसे मुझे ये बता सकती हो जैसे इस इंटीग्रल का आंसर क्या आता है? इंटीग्रेशन तो मेरा हुआ ही नहीं अच्छा है। ओके, नहीं हुआ, सॉरी। जी। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन, अच्छा, और सवाल पूछ लेते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन f(g) और g(x) जो होता है। वो कॉम्पोजिट होता है। अच्छा, वो कॉम्पोजिट होता है। ओके, आई गॉट कंफ्यूजन। अच्छा, इन्वर्टिबल फंक्शन कब हो, फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? अच्छा ये बताओ, 1-to-1 फंक्शन क्या होता है? 1-to-1 फंक्शन वो होता है जिसमें प्री इमेज की एक इमेज बनती है। प्री इमेज की एक इमेज हाँ। बनती है। अच्छा, डोमेन। डोमेन और रेंज जो होती है, डोमेन जो है वो उसकी एक ही इमेज होती है, अच्छा, तो डोमेन। और अच्छा, कोडोमेन जो दोनों सेम अच्छा होता है। डोमेन होता है और कोडोमेन होता है ना? अच्छा, कोडोमेन और रेंज में क्या फ़र्क होता है? कोडोमेन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपका एक सेट है और सेट बी है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में आ जाते हैं। और रेंज सिर्फ वो होती है जो सेट डोमेन से जो इमेज बनती है उसको रेंज कहते हैं। ओके, कुछ फिजिक्स के भी सवाल पूछ लूँ? हाँ श्योर। कोई चैप्टर तुम बताओ। फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट ले लीजिए। और फिजिक्स में मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, लाइक अच्छा, थर्मो वगैरह सब। छोड़ देते हैं फिजिक्स। और अभी काफ़ी टाइम केमिस्ट्री। से रिवाइज भी नहीं किया। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मेरी 11th और 12th की फिजिकल हो चुकी है, उसमें थोड़ा बहुत रिविजन करना रह रहा है। और GOC भी मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, सॉल्यूशन में वो क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर I = KBM करके निकालते हैं ना उसको। आई इक्वल टू के बी एम, मुझे थोड़ा याद कम है। पर जैसे उसका वो क्या होता है, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। अच्छा। पर कॉन्सेप्ट क्या है आई के पीछे, वेंट ऑफ फैक्टर के पीछे? I की हम वैल्यू निकालते हैं, उसको जब हम पुट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो उससे I की वैल्यू निकलती है। पर आई आई है ही क्यों? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है ओके, ना। समझिए, ठीक है। ओके, मैंने रिवाइज नहीं किया ना, तो काफ़ी टाइम से, कोई बात नहीं, 2 महीने हो गए उसको पढ़े हुए। समझ गया। ठीक है, आई हो गया। मैं और सोच रहा था सवाल, कोई और चैप्टर बताओ मुझे। कोई और चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट भी हुआ है। अच्छा, तो मोल क्या होता है? मोल, हम किसी भी चीज़, जैसे एक मोल में कितने वो आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। फंडामेंटली मोल है क्या? फंडामेंटली मोल, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ एटम्स जो मिलकर बनता है, उसको एक मोल कहते हैं। ओके, चलो मैं बता रहा हूँ। जैसे होता है ना, मोल इस तरह होता है कि एक एक दर्जन क्या होता है? 12, जिसमें 12 12 बार हो थी, गया ना? 12। तो कोई भी चीज़ एक दर्जन केले का मतलब है 12 के लिए 12 केले। ऐसी मोल क्या होता है, मोल भी एक नंबर है, जैसे दर्जन है, बस मोल एक बहुत 6.0 बड़ा नंबर है। 2 × 10 की पावर है ना, 23। 23 है ना? तो उतनी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ होगी, वो एक मोल इंसान भी हो सकता है, एक मोल चावल भी हो सकता है, चावल के दाने, एक मोल वो आपका एटम भी हो सकता है। ठीक है, उसको ग्राम एटम भी कई बार बोल देते हैं। तो वो मोल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मेरे को समझ में आया ना, मेरा असेसमेंट क्या कहता है कि क्योंकि तुम्हें टाइम बहुत कम मिला है प्रिपरेशन के लिए, तो एक ना वो जो साइंटिफिक क्वेश्चनिंग करनी थी चीज़ों की, उसका तुम्हें ना मौका नहीं मिल पाया। जी। इस तरह की जैसे तुम्हारी जो अभी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी जो स्कूल में नॉर्मल पढ़ता है स्टूडेंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है। ठीक है, कि आपको कई चीज़ें अच्छे से पता। जब मैंने आपसे पूछा तो यू आर एबल टू टेल थिंग्स, क्योंकि आपकी मेमोरी और आपका जो माइंड है फास्ट वर्क ज़रूर करता है। पर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको समझने के लिए ना आपको टाइम देना पड़ता है, और वो आपको उतना टाइम मिला ही नहीं है। तो अगर आप वो टाइम दे पाते तो आपके ये कॉन्सेप्ट भी डेप्थ में बन पाते। पर अभी वो डेप्थ मुझे आज नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो
यहाँ से अच्छा समझ में आ गया, पर अज्यूम कर लेते हैं कि आपके 100 के आसपास भी मार्क्स आ रहे हैं या समहाउ यू आर एबल टू अचीव 100 मार्क्स, तो मैं आपको जो मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया क्या है? मतलब तुम्हारी कैटेगरी जनरल में काउंट होती है, कोई और कैटेगरी काउंट होती है? नहीं, मैं जामिया में जनरल से पढ़ी हूँ, लेकिन मैंने मेंस के लिए ओबीसी बनवाया है। ओबीसी कैटेगरी में काउंट होता है, ठीक है। अप्लाई मैं ओबीसी से ही करूँगी उसके लिए। तो तुम्हारे लिए जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, वो जो मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जेई मेन की प्रिपरेशन से तुम्हें कई बार डिमोटिवेशन महसूस होता है, तो जेई मेन देखो तुम्हारे को आईआईटी करना वो एक एम्बिशियस गोल हो गया एंड वी वुड रियली लव टू अचीव दैट, बट एक जो आज एक रियलिस्टिक गोल जो मुझे दिख रहा है, जो तुम अचीव कर लो तो तुम अपने, जैसे तुमने कहा, अपने पेरेंट्स की भी आंखों में तुम यू विल बी एबल टू मीट देयर एक्सपेक्टेशंस एंड अपने पैरों पे भी खड़ा हो पाओगी, तो वो जो चीज़ है वो तुम्हें ना मुझे दिख रहा है, यू कैन गो टू IGDTUW। डू यू नो अबाउट दैट कॉलेज? नो सर। अच्छा, IGDTUW इज इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। वाई? बिकॉज एक तो तुम दिल्ली की हो, स्कूलिंग दिल्ली की हो गई, जी। तो तुम्हें वहाँ पर 85% रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। दिल्ली के हर कॉलेज में मिल जाएगा जो भी दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, ठीक है। आईआईटी में नहीं मिलता, आईआईटी दिल्ली के अलावा ट्रिपल आईटी दिल्ली, NSUT, DTU, IGDTUW एंड आई एम नॉट श्योर इफ NIT दिल्ली ऑल्सो काउंट्स हियर और नॉट, ठीक है। तो मैं मतलब जो भी इस वीडियो को एडिट करेगा एक बार वहाँ पर डाल देना कि क्या NIT दिल्ली में भी दिल्ली का जो 85% स्टेट रिजर्वेशन होता है वो होता है या नहीं होता। 85% तो दिल्ली का रिजर्वेशन हो गया, फिर आपका आ गया कैटेगरी रिजर्वेशन, ठीक है, फिर आपका आ गया वुमेन रिजर्वेशन। तो IGDTUW की बात करें अगर, तो इट इज़ 100% वुमेन कॉलेज, तो वहाँ पर यूजुअल सिनेरियो में भी 50-60 हज़ार पे भी आपको शायद IT ब्रांच मिल जाती है, 50-60 हज़ार रैंक पर, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 96-95 परसेंटाइल, ठीक है। और गिवन कि आप उसमें OBC कैटेगरी भी यूज़ कर लेते हो, तो आपको जहाँ तक मेरी समझ है यू शुड गेट इट एट 88 या 90 परसेंटाइल। तो मैं कह रहा हूँ कि डोंट एम दैट, एम फॉर गेटिंग हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स इन जेई मेन, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर IIT मिला तो नथिंग लाइक इट, बट अगर नहीं भी मिला तो यू विल फॉल एट IGDTUW एंड इट्स एन अमेजिंग कॉलेज विद अमेजिंग प्लेसमेंट, एंड जो भी तुम्हारे गोल्स हैं उसको लेकर के, अपने करियर को लेकर के, वहाँ से तुम काफ़ी आगे जा सकती हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन करने में हमेशा फ़ायदा है। आज मान लो जेई मेन की प्रिपेयर किया और मान लो अच्छा नहीं गया, तो जेई मेन 2 के लिए वो प्रिपरेशन तो काम आएगी ना, तो जेई मेन 2 फिर और अच्छा कर सकते हैं हम। तो इसलिए आज हर रोज़ पढ़ने के लिए उसकी एक वैल्यू है, यानी कि IIT अगर हल्का सा भी इम्पॉसिबल लग रहा है तो वो यूज़लेस है पढ़ाई। वो पढ़ाई क्या ऐसा नहीं होता ना कि या तो IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस या कुछ नहीं, आप देखो उसके बीच में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस और काफ़ी सारी सीट्स और काफ़ी कुछ आ जाता है। तो इफ़ यू एम फॉर दैट एंड यू फॉल समवेयर इन द मिड, दैट इज़ वैल्यूएबल टू, समझ गए? सो हाउ डज दैट मेक यू फील लाइक, तो मैंने तुम्हें अभी समझाया ये, हाउ डज दैट मेक यू फील, क्या समझ में आता है इससे? सर ये चीज़ एज अ मतलब अगर इसको देखा जाए तो ये वहाँ पे मतलब इंसान को होप देता है जहाँ पे उससे कुछ नहीं हो पाता। लेकिन अगर इसी चीज़ को लेके माइंड सेट ये हो जाएगा कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, तो फिर हम वो एम ही नहीं अचीव कर पाएंगे जो हमने सेट किया है। तो मतलब मेरी मेंटालिटी ये है कि कितनी भी मुश्किल हो पहले करो, नहीं होती है उसके बाद ये एज अ लास्ट ऑप्शन चूज़ करो। मतलब ये है कि अगर एक IIT एंड नहीं हो जाता एक इंसान के लिए, उसके अदर थिंग्स भी हैं अगर उसे करना है तो। ओके, तो एक फॉल बैक ऑप्शन है हाँ, हमारे फॉल पास, ठीक बैक। है। तो इसमें देखो समझने की ज़रूरत ये है, बिल्कुल सही बात है, फाइट फॉर द बेस्ट एंड जो भी मिले। देखो IIT जाने के लिए पहली बात तो मेंस तो है नहीं, वो तो एडवांस से होगा, पर हम तो पहले मेंस की प्रिपरेशन करेंगे ना। तो मेंस अगर हम अच्छा करते, आज तुम्हारी पढ़ाई किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? मेंस अच्छा करने के लिए। मेंस अच्छा करना दोनों मोटिव को फुलफिल करता है कि एक तो IIT हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा कि क्यों मेंस देंगे तो IIT के तरफ बढ़ रहे हम, और नहीं तो हमारे लिए IGDTW सिक्योर हो रहा है। एनी विच वेज हम दोनों गोल्स को लेकर के, एक सिक्योर भी है और एक एम्बिशियस भी, दोनों हमारे फुलफिल हो रहे हैं जब हम आज पढ़ाई कर रहे हैं। आज पढ़ाई करने में मीनिंग है, रोज़ जो तुम पढ़ती हो उसका ये मीनिंग है, इसलिए डिमोटिवेट होने का पॉइंट कम है। सेल्फ डाउट आता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है
कि देखो जेई का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। मैं जो पढ़ती हूँ वो भूल जाती हूँ, तो मुझे उसको रिकॉल करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है कि, और मुझे ना वो चीज़ मैनेज नहीं हो पाती, तीनों सब्जेक्ट एक तो एक दिन में मैनेज नहीं होते, उसके साथ पीछे का रिवीजन मैनेज नहीं हो पाता। तो अगर मैं वो पीछे का रिवीजन करती हूँ तो आगे का सिलेबस नहीं हो पाता, और जैसे मेरे पास कम टाइम है तो मैं सोच रही थी कि मैं 5 जन तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद रिवीजन मॉक्स में टाइम दूंगी। देखो हम क्या कर रहे हैं पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सेल्फ डाउट ना गलत है यहाँ पर, ठीक है। तुम ये समझो, अगेन आई टोल्ड यू, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर सेल्फ डाउट का ना पॉइंट ही नहीं है। तुम ये समझो कि यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आप ना ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारा कुछ जो है, सारा कुछ आप सारे चेक्स को आप टिक कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकते हो। माइंडसेट कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर दूं। माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कुछ तो करूं, कुछ जो पॉसिबल है आज की डेट में वो तो करूं। तो जैसे तुम अपने आप को देखती हो कि मैं ये भी मैनेज नहीं कर पा रही, ये भूल रही हूँ, वो भूल रही हूँ, तो मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये बताना चाहता हूँ कि इतना मुश्किल और इतना सब कुछ एक एग्ज़ाम है, इतना वास्ट उसका सिलेबस है, उसके अंदर ना बहुत तरह की मिस्टेक्स होंगी। तुम्हें सिर्फ कुछ पॉइंट्स पर करेक्ट होना है, तुम उसमें भी जीत जाओगे। डोंट ट्राई टू इम्पोज परफेक्शनिज्म ऑन योर सेल्फ, इट इज़ अ टफ जर्नी। तो यहाँ पर आप बस ये देखो कि क्या क्या गुड आप कर सकते हो, रादर देन ये कि आप क्या क्या ख़राब कर रहे हो। ख़राब तो मैं कहूँगा सब कुछ ही है, क्योंकि जब आप लेट स्टार्ट करते हो तो वैसे भी मतलब आपने बहुत सारा टाइम जो मिस कर दिया, तो ख़राब तो सब कुछ ही है, और हर किसी के लिए ख़राब होता है। आपको तो पता नहीं था, पर बहुत सारे लाखों लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास तो हर तरह के बच्चे आते हैं जिनको जिन्होंने जानबूझकर भी ख़राब कर दिया, सब कुछ पता था तब भी ख़राब कर दिया। तो सब कुछ तो ख़राब ही है। ऑलवेज सी व्हाट गुड यू कैन डू एंड उससे फॉरवर्ड चलो। उसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई कि व्हाट इट लीड्स यू टू, कि वो तुम्हें कहाँ पहुँचाएगा, कि आईआईटी के लिए भी एक चांस पैदा करेगा, साथ में IGDTU या DTU NSUT अगर ये भी ऑप्शन ले तो फिर इनको भी जामिया में सिक्योर भी कर मिल दे। जाती है 96 जामिया में 97 मिल पे। जाती है ना, कंप्यूटर साइंस मिल जाती होगी इतने हाँ, पे तो, है कंप्यूटर ना। साइंस। तो वहाँ पे तो तुम्हें मतलब इस्लामी वहाँ पे वो भी होगा ना रिजर्वेशन। नहीं, वहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी भी होती है, लेकिन मेरी ओबीसी है तो मैं उससे अप्लाई करूँगी तो मुझे शायद 96 95 पे मिल जाएगी सीएस। अच्छा, तो मुस्लिम रिजर्वेशन ज़रा वहाँ पे जामिया में OBC रिजर्वेशन हेल्प करती है, वो अलग होती है, वो अलग होती है। पर तुम्हारे पास तो दोनों है ना। तो दोनों में से तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा कौन करेगी? ओबीसी से। यानी OBC ज़्यादा फ़ायदा करती है ना। मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है, एडवांस के लिए क्वालिफाई होना है और जामिया में सीट सिक्योर करनी है सीएस में, क्योंकि जामिया मेरे घर से बहुत पास है और मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से डन की है, 14 ईयर्स वहीं दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे किसी और एडमिशन कॉलेज में लेना पड़े अदर देन आईआईटी तो फिर जामिया फॉर जामिया में, श्योर। तो हाँ। यानी एक जामिया, यानी देखो वही जो मैंने IGDW के जी। लिए बात बताई, तो दैट इज वन ऑप्शन। अनदर कुड बी जामिया, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि जब हम कॉलेजेस चूज कर रहे हों तो तब एक बार इस चीज़ में अपने मेंटोर से, कौन है मेंटोर तुम्हारे? दीपांशी मैम। दीपांशी मैम है। तो आप दीपांशी मैम से एक बार इस बारे में डिस्कस करना, तो हम जामिया को और IGDW को आपके करियर के लिहाज से व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट उस लिहाज से भी इवेल्युएट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मतलब कॉलेज घर के पास होना इज़ अ बिग लग्जरी, तो वो भी देख के एंड में वी विल सर डिसाइड। एक्चुअली ये है कि मेरे जो फादर हैं वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, तो और हम 4 सिबलिंग्स हैं, तो आई जस्ट डोंट वांट कि उनकी सारी जो वो सैलरी है वो मेरे ऊपर हो, क्योंकि और भी हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनका फ्यूचर थोड़ा खतरे में आए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी इंडिपेंडेंट होकर उनके लिए उनका सपोर्ट बनूँ। ओके, जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट होना है, हाँ। यानी तुम्हारे लिए ड्रॉप एक ऑप्शन कभी भी नहीं है, नहीं। ठीक है ना। आई गेट इट। तो यहाँ पर ना तुम्हारे को यही कोशिश होनी चाहिए कि तुम जेई मेन 1 हो जाए बहुत बढ़िया, जेई मेन 2 हो जाए, कहीं पे भी एक अच्छा स्कोर आए, बस ये कोशिश करो एंड गेट इन टू द कॉलेज। फिर कॉलेज के बाद लोकेशन उतना मैटर नहीं करती, पर ठीक है, जामिया सीम्स लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन टू मी। जामिया सीम्स लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जामिया से भी पास हुए हुए हैं, एंड दे से इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। तो वो एक ऑप्शन तुम्हारे लिए सिक्योर होता जा रहा है। तुमने भी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करी, तुम्हारे पेरेंट्स खुश होंगे अगर तुम जामिया से इंजीनियरिंग करोगे तो? दे विल बी वेरी हैप्पी दे फॉर विल बी श्योर। वेरी हैप्पी ना, पूरी फैमिली भी हैप्पी होगी, सब लोग खुश होंगे, तुम्हारे को देखेंगे और लोगों को तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। वहाँ से भी तुम अच्छी जॉब सिक्योर कर सकती हो, वहाँ से भी तुम अच्छे कल को अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो। तो ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे जामिया से भी खुल जाएंगे, एंड आई मीन टू से कि एम फॉर IIT। लेकिन मुझे अभी यही है कि पूरी मेहनत करनी है आईआईटी दिल्ली तक। मैंने सब चीज़ छोड़ दी, अपने फ्रेंड सर्कल छोड़ दिए, बाहर जाना छोड़ दिया,
और बस अपने आप को घर में आइसोलेट कर लेती हूँ। IIT दिल्ली हो गया, हाँ। IIT दिल्ली के लिए जेई मेन तो क्रैक करना पड़ेगा ना, तो अभी क्या फोकस होना अभी चाहिए? मेन फोकस मेंस पे होना चाहिए। मेंस होना चाहिए ना, मेंस हो जाएगा। मैं तुम्हें इससे क्या ये मिलता है, जैसे तुम्हें सेल्फ डाउट होता है कि कई बार वो तुम्हें पढ़ने के लिए कि IIT नहीं होगा तेरा, ऐसा मन में आता है, यही होता है ना सेल्फ हाँ। डाउट। तो वहाँ पर होगा कि यार फिर जेई मेन की पढ़ाई क्यों करें? जब मैं देखती हूँ कि बच्चे 2-2 साल से प्रिपेयर करते हैं, मुझे सेल्फ डाउट होता है कि मुझसे इस इतने कम टाइम ऑफ पीरियड में होगा नहीं होगा। देखो इतने कम टाइम में भी हो सकता है जेई, ठीक है। मैंने अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी बहुत कम टाइम में जेई क्रैक किया। ऑल्दो मतलब मैं कहूँगा कि आई वॉज उस टाइम तक भी, मतलब उस टाइम तक भी मेरे को जेई के बारे में पता था, मेरे को जेई के बारे में 11th में आगे पता चल गया था। और मैं मतलब ये मान लो कि 10-15% जो है ना चीज़ें जानता रहा। मेरा सिलेबस बहुत बड़ा, जैसे एक जेई एस्पिरेंट है जो प्रॉपर पढ़ाई कर रहा होता है कि भाई क्लास जाता है, पर उसका बैकलॉग 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 खड़ा हो जाता है, ठीक है। एक टाइम के बाद 2-4 चैप्टरों के बाद उसके थ्योरी का बैकलॉग बन जाता है और कोचिंग बड़ी बेकार होती है। मेरी वैसी ही प्रिपरेशन थी रादर देन समबडी हुज लाइक कि जिसको पता ही नहीं था जेई का, या वैसी प्रिपरेशन मेरी नहीं थी, ठीक है। ऑल्दो मैं ये कहूँगा एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट जैसी थी जो कोचिंग जाता है, पर बैकलॉग बहुत बड़ा खड़ा हो गया। मेरे 85% सिलेबस जो था बैकलॉग में था। तो पर स्टिल मतलब मेरी 247 रैंक थी, ठीक है। तो मैं दैट्स आपको एज अ मोटिवेशन लेती हूँ कि आपने कर लिया तो हमें भी करके दिखाना है। 247 रैंक अगर तुम परसेंटाइल टर्म्स में देखोगे, मेंस की परसेंटाइल के हिसाब से देखोगे तो 99.9 परसेंटाइल होती है। तो 99 लाना इज इजी, 99.9 लाना जो है ना, दैट इज लाइक यू आर फाइटिंग विद ऑल द 99 परसेंटाइलर देन, एंड उनके अंदर भी तुम टॉप 10 में हो, ठीक है। तो वो बहुत ही मुश्किल बैटल होता है। 99 इज स्टिल ईजी, तो अभी भी 99 पॉसिबल है, ठीक है। इफ यू फॉल बैक थोड़ा सा 99 से 98 97 भी, देन टू योर करियर इज सिक्योर्ड। तो एनीवे पढ़ाई करने की वैल्यू है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हें मोटिवेट करता है या फिर तुम्हें बार बार ये डिमोटिवेट करता है कि यार IIT इम्पॉसिबल, IIT नहीं, इम्पॉसिबल? सही मोटिवेट करता है। ये बात मोटिवेट करती है ना, क्योंकि जहाँ तक तुमने मुझे बताया कि यू वांट टू गेट इंडिपेंडेंट क्विक, तो वेयर बीइंग एम्बिशियस इज इम्पॉर्टेंट। आपको ये भी देखना चाहिए कि यार आप एक प्रैक्टिकल जगह पर लैंड करके अपना करियर सिक्योर एनीवे रखना है। IIT नहीं भी हुआ, हमें तब भी अपना करियर अच्छा करना है। कुछ भी हुआ, हमें हर हाल में अपना करियर अच्छा करना है। आई कांट बी वन ऑफ दोज गर्ल्स कि भाई चलो नहीं हुआ अब मैं ड्रॉप लेके IIT करूँ, वो तो मेरे पे ऑप्शन वैसे भी नहीं है। तो मेरे को कुछ भी करके अपना करियर सिक्योर करना है। IIT हो चाहे कैसे भी हो, जेई मेन इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, फोकस ऑन जेई मेन। और यार मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर जेई मेन में तुम 99 ले आती हो, तो मैं मतलब हम तुम्हारे को एडवांस की भी तुम्हें गाइडेंस देंगे, और आई वुड लव टू सी यू क्रैकिंग जेई एडवांस। एंड अगेन उसके अंदर भी तुम्हें बता दूं, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। उसमें भी एडवांस में भी ना, अगर OBC कैटेगरी बॉय, उसी की 10,000 रैंक पे IIT दिल्ली में एडमिशन हो जाता है, ओके। ठीक है। और गर्ल के लिए आई गेस इट शुड बी, आई देखो इस नंबर ये मैं गैस मार रहा हूँ, इट शुड बी समवेयर अराउंड 20 से 30,000 रैंक, ठीक है। तो 20 से 30,000 रैंक इज वेरी सिमिलर टू 98-97 परसेंटाइल इन जेई मेन, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 20-30 हज़ार रैंक लाना तो वो भी पॉसिबल है। एंड गिवन कि जनवरी मेन अगर अच्छा हो गया, तो उसके जनवरी मेन के बाद भी तुम्हारे पास 5 महीने होंगे, उसमें बहुत दुनिया भर का काम हो सकता है। सर, एक तो वो चीज़ होती है ना कि हम पढ़ते हैं सब, हमें समझ में नहीं आता कि हमें चीज़ें कहाँ से कैसे करनी है। उसी में काफ़ी टाइम, अभी मुझे मेंटोरशिप बहुत ही काफ़ी लेट आके पता चली, तो अब आगे पता चला तो अब मैं कर रही हूँ चीज़ें। क्योंकि मुझे पहले मैं क्या करती थी, मैं चैप्टर्स पढ़ती थी और जो लेक्चर्स में क्वेश्चंस होते थे सिर्फ वही अटेम्प्ट करती थी, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं लगाती थी। तो मुझे पता नहीं था कि क्वेश्चंस अलग से भी लगाने होते हैं, PYQs भी वगैरह करने होते हैं। अब जब मैंने मेंटोरशिप में एनरोल किया तब जाके मुझे पता चला कि चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। तो अब जब मैं करती हूँ ना, तो उस मुझे पता चलता है कि ये काफ़ी इतना आसान नहीं है जितना लगता है, इसमें काफ़ी हार्ड वर्क जाता है। और PYQs करने में टाइम भी जाता है, और PYQs ये भी है कि एकदम नहीं बन जाते, कभी कभी वो इनिशिएट स्टेप आने में बहुत टाइम लग जाता है। लगेगा, देखो ऑल ऑफ एवरीथिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। लेट इट कंज्यूम टाइम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ डोंट ट्राई टू रश थिंग्स, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, आप रश करने की कोशिश मत करो। मेरे लिए तो तुम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहे हो, ठीक है। और तो तुम जैसे क्लासेस का कोई भी वन शॉट देखती हो, मेक श्योर कि उसके तुम 40-50 क्वेश्चंस कर लो,
और कोशिश ये करो कि जो पूरा सिलेबस है उसमें से ऐसा हो कि 60% सिलेबस, 60% चेरी पिक कर लो अपने इजी पार्ट। सर मैं मतलब मैंने ना पर्टिकुलर चैप्टर्स निकाल रखे हैं, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो मेरे पास हैं। अगर आफ्टर पॉडकास्ट आप एक बार देख के मुझे बता दें कि मैं ये चैप्टर्स कर लूँ और इनके PYQs, तो वो ठीक अच्छी है, हेल्प हो मैं जाएगी। देख लूँगा। तो वो आप जो चैप्टर्स हैं, जो आपके स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ना, वही वही कर लो। 60% सिलेबस अपने लिए सिक्योर कर लो। ठीक है, 60% इज़ इनफ। ठीक है अभी के लिए, और 60% पे अपना ध्यान ज़्यादा लगाओ। 60 नहीं, चलो मैं तुम्हें और सेफ नंबर दे देता हूँ, 65% कर लो एंड उस पर अपना ध्यान लगाओ। अगर 65% ले और उस पर अगर हम 75% एक्यूरेसी लगाए, 65 into 75 इज ऑलमोस्ट 49%, ऑलमोस्ट, विच इज़ लाइक 150 मार्क्स। और 150 मार्क्स पे तो 99 98% भी आ जाती है, 98% तो आ ही जाती है उस पर। तो वो मतलब एक रियलिस्टिकली अचीवेबल चीज़ बन जाती है। जो भी पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि इसका क्वेश्चन आए जेई मेन में, तो काफ़ी हाई चांस रहे कि हो जाए। ठीक है, मुझसे एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पाते, लाइक बस 2 ही कर पाती हूँ हार्डली, कि कुछ दिन में और कुछ रात में। वो भी मैटर नहीं है, कोई कोई मैटर नहीं है। वीक के अंदर बस ये देख लो कि आपने सबको इक्वल टाइम दे रखा है कि नहीं दे रखा, उस बात से भी अपने आप को अनलोड करो। कोशिश ये करो, देखो हर परफेक्शन अपने ऊपर मत इम्पोज करो। अभी तुम्हारे को ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी कर लूँ, एवरीथिंग इज बोनस, जस्ट ग्रैब द बोनस। Don't try to create a perfect study routine for yourself. Don't try to do all the things in the right way. परफेक्शन मत एम करो। अगर मैं परफेक्शन एम करता होता अपनी प्रिपरेशन में, तो मैं क्या करता पता है, मैं प्रॉपर नोट्स बनाता हर चीज़ के, हर चीज़ क्योंकि परफेक्ट होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। ठीक है, नहीं पर ऐसे थिंग्स डोंट वर्क, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप उस हिसाब से करोगे ना। तो आप बस ये देखो कि क्या, व्हाट इज़ डूएबल, व्हाट इज़ ईजी, जहाँ से भी इजी मार्क्स है, जहाँ से भी क्विक कुछ हो सके उस पर ध्यान दो। ठीक है, क्विक जैसे कि कुछ चैप्टर्स हो, लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स में, तो मैं उनके लिस्ट दे दूंगा। और साथ में मॉक टेस्ट अभी दो, और मॉक टेस्ट में चाहे तुम्हारे कम नंबर आए पर वो रियल है, जो आ रहा है वो है। अब उसके ऊपर देखो कि कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको एनालाइज करके बैक ट्रैक करके पढ़ाई करो। वो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट करेगा रादर देन कि तुम हर चीज़ को इन प्लेस करके प्रॉपर पढ़ो। कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें देखा कि ये चैप्टर मेरा सही नहीं हुआ, पर ये चैप्टर ना ऐसा है जो ईजी है और मैं जल्दी करूँगी, तो मतलब ये मैं कर सकती हूँ, मुझे लग रहा है, तो उसका जाके क्लासेस देख लियो। ऐसे करके पढ़ो रादर देन क्लासेस देखा, सारा देखना ही देखना है। ऐसे ना करके उल्टा करो, रिवर्स करके। टेस्ट में पहले देखूँ, टेस्ट में एनालाइज पहले करूँ। देखो, हाँ, वहां से यू कैन गेट मोर मार्क्स इन लेस टाइम। आइडिया है कि ये मत सोचो 300 मार्क्स की तैयारी करो, तैयारी ही तुम करो 180 मार्क्स की, और कोशिश करो कि 145 150 के आसपास लैंड करो। वो तुम्हें ज़्यादा सिक्योर तैयारी होगी रादर देन 300 मार्क्स। 300 मार्क्स तो आउट ऑफ साइट है, और उसको वो स्ट्रैटेजी भी खराब हो जाएगी उसके चक्कर में, 300 मार्क्स के चक्कर में। समझ गए? तो ये चीज़ें ध्यान रखो। फिर तुमने मुझे बोला कि डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो जैसे क्या डिस्ट्रैक्शन महसूस करते हो? डिस्ट्रैक्शन, मैं फ़ोन से जैसे पढ़ती हूँ ना, तो मेनली फ़ोन ही डिस्ट्रैक्शन है। अगर मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, अगर मैं वहाँ से ब्रेक लेती हूँ, तो 10 मिनट का ब्रेक कभी कभी 30 मिनट्स में तो कन्वर्ट हो ब्रेक में जाता है। क्या करती हो तुम? मैं ब्रेक में कुछ नहीं, आपकी वीडियोस ब्रेक में देख ली, या फिर कुछ अदर वीडियोस आती हैं ना वो जेई से रिलेटेड। अभी मेनली क्या हो रहा है कि अभी इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं कि हाउ टू क्रैक जेई मेंस इन जस्ट स्ट्रैटेजी 1 मंथ। वीडियोस, हाँ, स्ट्रैटेजी वीडियोस। स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं मेनली यही देखती हूँ। उसके अलावा ऐसा मैं कुछ नहीं देखती, अभी मैंने वो सब बंद कर रखा है। पहले मैं देखती थी, लाइक कुछ पाकिस्तानी ड्रामाज होते थे, वो 1 घंटे का होता था, लेकिन जब से मेरी मदर ने मुझे एक बार टॉन्ट किया था, तब से मैंने वो भी देखना छोड़ दिया। समझ गया। तो ऐसा, अच्छा मैं समझ गया, स्ट्रैटेजी वीडियो मत देखा करो। स्ट्रैटेजी वीडियो जनरली क्या करते हैं कि भाई, अब ना क्या होता है सब में आप देखोगे कि ज़्यादातर, देखो मैं तो जो है, मैं हमेशा एक बड़ी वेल थॉट स्ट्रैटेजी लेके आता हूँ, पर जनरली जो यूट्यूबर लोग करते हैं वो ना क्या करते हैं, बस एक टाइटल डाल देंगे, एक्स, हाउ टू क्रैक जेई इन एक्स मंथ, और उसके अंदर वही सेम स्ट्रेटजी बार 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 रिपीट करते रहेंगे। अब जो बच्चा बेचारा फंसा हुआ है, परेशान है, वो उसको जैसे दिखता है वो क्लिक करता है, वो सोचता है कुछ मिलेगा, पर कुछ नहीं मिलता एंड तक, एंड वो अपना और फिर टाइम वेस्ट करता कन्फ्यूजन रहता है। क्रिएट हो जाती है उससे। और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। आपके पास तो मेंटोर है, दीपांशी मैम है, कौन से आईआईटी के हो? रुड़की। तो दीपांशी मैम से आप हेल्प लिया करो ना इन मामले में। तो कैसे हेल्प, आपको अच्छे से हेल्प कर रही हो वैसे? हाँ, वो अच्छे से हेल्प कर रही हैं। अभी उनके एग्जाम्स चल रहे हैं तो उनका थोड़ा शेड्यूल बिजी है, अदरवाइज वो अच्छे से हेल्प करती हैं। तो कितने दिन से ऐसा है कि एग्ज़ाम का स्केड्यूल बिजी है?
वो उनके एग्ज़ाम लास्ट वीक शायद एंड हुए थे, और अभी इस वीक मेरी जब उनसे बात हुई थी तो मैंने उनसे कॉल के लिए कहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो इस वीक बिज़ी हैं, तो वो नेक्स्ट वीक ही कॉल कर पाएंगी, तो अनेबल। उन्होंने कहा अगर कुछ भी डाउट है तो वो व्हाट्सएप पे पूछ लो। तो व्हाट्सएप पर वो एक्टिव है? हाँ, वो एक्टिव है वहाँ अच्छा, पर। हो सकता है किसी वजह से कहीं हाँ। बिजी हो गई हूँ, ठीक है। पर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है ना उनके साथ? वो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। चलो ठीक है। पर तुम्हारे को जब भी ज़रूरत होती है व्हाट्सएप करते हो तो टाइम से जवाब आ जाता है? हाँ, वो टाइम से टाइम से रिप्लाई हेल्प कर करती देती है। हो ना, ठीक है, समझ गया। तो डिस्ट्रैक्शंस तुमने बताया कि स्ट्रैटेजी वीडियोस की होती है, या तुम पहले ड्रामास देखती थी या कुछ देखते थे, ओके। तो ये ठीक है यार, इतना आई आई डोंट थिंक कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम। जैसे तुम जितनी सीरियस हो, फेयर इनफ, ठीक है। अब यूट्यूब भी देखोगी तो कभी कभी वीडियोस पे हाथ चला जाता है, कुछ हो जाता है, उसको बस ये सोचो कि हाँ भाई अवॉइड करना है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर सामने अगर थंबनेल रहेगा तो आप क्लिक कर ही दोगे उस पर। तो बस ये है कि आप कहो कि नहीं यार मेरे को बस एक ये वीडियो ही देखनी है। बल्कि एक नियम बना लेते हैं, आज से नियम है कि यूट्यूब पे जाके स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखनी, एज इन कि कोई भी वीडियो देखेंगे हम सिर्फ एकेडमिक वीडियो देखेंगे बस, हम सिर्फ एकेडमिक वीडियोस देखेंगे बस। ये नियम बना लो अपना, कि मतलब जैसे कई तरह की वीडियोस तुम नहीं, जैसे तुमने ड्रामा देखना बंद किया, तुमने क्या कहा ये ड्रामा है ये मैं नहीं देखूंगी, तो ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो ये मैं देखूंगा, एकेडमिक वीडियो देखूंगी बस। ये नियम बना लो। तो मैंने तुम्हें क्लियर बोल दिया, अब तुम नहीं करोगे मुझे पता है। तुम्हारी मदर ने तुम्हें बोला कि ड्रामा मत देखो, तुमने नहीं देखा ना, तो तुम्हें सेल्फ कंट्रोल तो है ही। तो बस अब तुम्हें मैंने बोल दिया स्ट्रैटेजी नहीं देखोगे, सिर्फ एकेडमिक वीडियो देखोगे, तो अपने आप कर दोगे तुम। एक मतलब मेरे अंदर ज़्यादा ओवरथिंक करने की आदत है, तो मुझे लगता है मैं इतने कम टाइम में कर रही हूँ, मुझसे होगा नहीं होगा, तो बस वही फिर रोना आ जाता है, और फिर ये होता है कि इतनी लेट पता चला सब, और क्यों मतलब इतना टाइम वेस्ट क्यों कर दिया, अगर 11th अच्छे से की होती उस टाइम पे तो आज इतना स्ट्रगल नहीं करना इस पड़ता। सब में तुम्हारा ये इन चीज़ों सब हुआ, इस सब हाँ, में तुम्हारे बस में कितना कुछ था? इस सब में अगर मैं चाहती 11th सीरियस लेती तो आज मुझे इतना वर्क नहीं करना पर तुम्हें पड़ता। जैसे पता ही लेट चला, ये तुम्हारे बस में था, नहीं, तो उस बारे में फिर क्यों सोचते हो? वो चीज़ खुद ही माइंड में आती है ना, वो तैयारी करते करते ये होता है कि अगर इस साल नहीं क्रैक हुआ तो क्या होगा, वो चीज़ें ना काफ़ी टाइम मतलब तो मैंने कहा, हो तो जाती जब है। भी मन में आया कि इस साल नहीं क्रैक हुआ तो क्या होगा, तो यही कि वी विल एम फॉर आईआईटी, नहीं हुआ तो आई फॉल बैक टू जामिया और आईजीडीटीडब्ल्यू। हो गया ना, जवाब है ना, नाउ वी हैव एन आंसर। समटाइम्स दिल यही सोचता है कि यार या तो आईआईटी है या कुछ नहीं है, क्योंकि दिमाग की वायरिंग ऐसी होती है, एक्सट्रीम्स में होती है, एब्सोल्यूटिस्ट होता है दिमाग, या तो ऑल या नथिंग, ऑल और नथिंग सोचता है। पर जो राइट माइंडसेट है वो ये है कि ना तो हमारे पास कभी ऑल होता, ना कभी नथिंग होता, हम हमेशा बीच में कहीं लाए कर रहे होते हैं। तो अगर हम अपनी पोजीशन को हल्की भी बेटर बना ले या सिग्निफिकेंटली भी बेटर बना ले, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, रादर देन एब्सोल्युटली बेस्ट बनाना। एब्सोल्युटली बेस्ट तो कभी भी नहीं। आप आईआईटी जाके भी आप देखोगे कि अब आईआईटी में मेरे पास ये ब्रांच है, उनके पास ये ब्रांच है, ठीक है। तो हर चीज़ में फिर आईआईटी में मेरे दोस्त की ये प्लेसमेंट है, मेरी ये है, हर चीज़ में मतलब जो है आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। एक सब्र तो अपने पास होना ही चाहिए, है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट कि आप अपने लाइफ में सिग्निफिकेंट बेटरमेंट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। ये गोल लेकर के चलो, और लेट पता हुआ कुछ भी हुआ तो ठीक है ना, मतलब वो हमारे बस में नहीं था। आज हमें जो मिला, बल्कि हम ये बोले ना कि हम शुक्र है कि हमें आज पता चल गया हम आज क्या कर सकते हैं, क्या कुछ भी पॉसिबल है। आज जो हमें इतनी सी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या हम इतनी सी का भी बेस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं कि मैंने वो मिस कर दिया, मैंने पास्ट में ये टाइम वेस्ट कर दिया, और उस रिग्रेट में वो आगे का भी ख़राब कर देते हैं। जो हाथ की चीज़ होती है ना, वो उसको भी बर्बाद कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई जो दुनिया में बहुत कुछ खोता है, बहुत गलतियाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी मिलती हैं, दुनिया में लोगों के पास क्या क्या नहीं है, हमारे पास कुछ ही है, थोड़ा है। पर मैं क्या इस थोड़े को ही बेस्ट बना सकता हूँ? क्या जो तुम्हारे पास ये 2 ही महीने हैं, ये जो 40 दिन है, क्या इसी में कुछ अच्छा कर सकती हो? कुछ अच्छा, मैं कह रहा हूँ बेस्ट नहीं, इसमें तुम्हें AR 100 नहीं लानी, तुम अपना बेस्ट क्या दे सकती हो? तो वो एक तुम उस अपॉर्चुनिटी को, चाहे वो छोटी ही अचीवमेंट से, एक स्टेपिंग स्टोन बना लेती हो अपने लिए। और फिर वहाँ पर भी सेम, वहाँ पे वो कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, फिर उसको यूज़ करके उसको एक स्टेपिंग स्टोन बना लो, एंड ऐसे लाइफ में आगे बढ़ो, रादर देन ये सोचना कि यार मैं सब कुछ परफेक्ट क्यों नहीं है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, ठीक है। ये चीज़ गलत है। बट द पॉइंट हाउ एवर इज़ कि जो भी हमारे पास आज है, यू मैक्सिमाइज दैट, ठीक है। मैं तुम्हें देखो एक ग्राफिक दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे तुम्हें
क्या दिख रहा है? सर्कल। सर्कल है ना, और इसके अंदर क्या दिख रहा है? एक एक और सर्कल के सर्कल अंदर है एक ना, और सर्कल। इसको कहते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी जो जो हम चाहते हैं वो ये बड़ा सर्कल है, और ये है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, अब सोचो ऐसे ये छोटा क्यों है बताओ, तो ये सबसेट क्यों है इसका? क्योंकि ये तो पूरी बड़ा सर्कल तो हम जो चीज़ सोचते हैं वो है, और छोटा सर्कल वो है जिस पे हम काम करते हैं। जिसपे जो हमारा किसी पे बस है, बस जो है, हाँ। इन्फ्लुएंस क्या होता है, बस को बस ही तो होना। इन्फ्लुएंस कहते हैं ना। तो अब आप एक बात बताओ, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो चीज़ें होती है जो हमारे बस में है, और सर्कल ऑफ कंसर्न है जो हम चाहते हैं। हाँ। तो मतलब एक बड़ी अच्छी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो क्या कहती है, जो लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करते हैं ना, वो लोग सक्सेसफुल बन जाते हैं। ओके। कि अब जिस चीज़ पे आपका बस है, आपने वो अच्छी करी, वो और बड़ी होती गई। कि आपने आपने जो बस में था वो किया, तो लाइफ आगे बढ़ेगी ना, तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो ये सर्कल बड़ा होता जाएगा। लेकिन जो लोग ना देखो सर्कल ऑफ कंसर्न में सोचते हैं, यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हो, कर तो सकते नहीं क्योंकि आपके बस में नहीं है, तो उनका क्या होता है, अपॉर्चुनिटी जाती रहती है हाथ से। तो क्या होगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो और छोटा हो जाएगा, ओके। कि उनका बस से बाहर निकलने लग जाएंगी चीज़ें, क्योंकि वो सोचे जा रहे हैं जो हो नहीं सकता, और जो हो रहा है वो कर नहीं रहे। जो हो रहा है, जो हो पा रहा है वो कर नहीं रहे, तो अपना इन्फ्लुएंस घटाते जा रहे हैं लोग। आप अगर जो हाथ में दे रखा है उस पर काम करो ना, तो अच्छा है। आप ये सोचो कि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, रात दिन ये कि मुझे लेट पता चला है, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये मैटर नहीं करता, और लाइफ में कभी मैटर नहीं करेगा। आप अगर आज आप ऐसे हिसाब लगाओ ना, आपको मैं एक दूसरी लाइफ समझाता हूँ। मान लो आप हो गई 22 साल की हो गई, आप ग्रेजुएट हो गई, होता है, मान लो, चलो मैं एक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आप क्या बनी। आपने बीए ग्रेजुएशन कर लिया, आप 21 साल के, ओपन से आपने करी एसओएल से। अब आपको लाइफ में एहसास होता है आपको कुछ करना है। आप सोचो उस करियर पे जाके, उस रास्ते पे चल के, मतलब अगर आपने सिर्फ घर पे बैठ के एसओएल से बीए करी हुई, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको पता है, आपको पता है इसका बीए एसओएल? नहीं, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा, आपको पता नहीं है। बीए के बारे में तो पता होगा। हाँ, बीए के बारे में बीए के पता बाद कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है? है। ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा नहीं होती ना। अब एसओएल से और कम हो जाती है, क्योंकि वो कोई कॉलेज अटेंडिंग प्रोग्राम नहीं है, वो है आप घर पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ओके। तो घर पे बैठ के बस आपको एक ग्रेजुएट होना था, तो आपने बीए डिग्री कर ली। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स भी करती हैं। तो आप सोचो अगर आपके पास वो होता और वो ग्रेजुएट हो जाती आप, और अब आप 22 साल की हो, तो इमेजिन करो, और तब आपको होश आता कि यार मुझे लाइफ में कुछ करना है, वर्सेस आज जब आप 17 साल की हो। आज आपको होश आ गया है, आज आपके हाथ में जेई की अपॉर्चुनिटी है, और कहीं ना कहीं तो आज भी पहुंच सकती हो। अब बताओ कि क्या अच्छा है? सर, इसमें ये अच्छा है कि आगे जाके जो प्रेशर आएगा ना, जिससे नींदें उड़ जाती हैं, वो अभी उड़ रही हैं, तो आगे जाके हम सोसाइटी में एक अच्छी जगह स्टैंड कर पाएंगे। है ना, 5 साल इज़ अ रियली गुड इनफ टाइम फ्रेम, उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हो तुम। तो इस बात का शुक्र मनाओ कि तुम फॉरवर्ड हो, ना कि बैकवर्ड। ठीक है, और मैं यही बता रहा हूँ, अगर तुमने जैसे इन अपॉर्चुनिटीज़ जो जो हाथ में आती जा रही है, इनको स्टेपिंग स्टोन बना लिया, तो देखना कितनी तरक्की होगी। ठीक है, ये माइंडसेट रखो। ठीक है, अभी तो इतना ही टाइम वेस्ट हुआ है, अगर तुम और चिंता करोगी तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम सालों बीत जाते हैं ऐसे लोगों के, सिर्फ पुराने की चिंता करते करते। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस का तुम्हारे को कोई इशू नहीं है, मुझे तो लगा है ही नहीं इशू। तुमने वो बस, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने आप से ओवर एक्सपेक्ट करती हो। हाँ, वो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ ना, मुझे लगता है ये 30 मिनट भी चलेगा। हाँ, छोटी मोटी चीज़ को भी डिस्ट्रैक्शन बोल दे रहे हो, पर मैंने उसमें भी तुम्हें बोल दिया कि नियम बना लो, कि ओनली नहीं एकेडमिक देखनी। वीडियोस, ओनली एकेडमिक वीडियोस, मतलब ये नियम बना लो, फिर तुम नहीं देखोगी नेचुरली, और तुम्हारा तो सेल्फ कंट्रोल भी इतना अच्छा है। ठीक है, और बताओ। इसके बाद अभी जैसे जेई मेंस पास आ रहा है, तो फिर जेई मेन से 15 दिन पहले क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिवीजन को लेके, और बाकी सब मॉक टेस्ट भी देने हैं, तो वो सब कैसे, उससे 15 दिन पहले देखो, क्या करना तुम्हारी है? स्ट्रैटेजी थ्रू आउट एक ही होनी चाहिए, जो मैंने बताई। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, बैक ट्रैक करके उसका वन शॉट देखो, और उसको तुम बस उसके पीवाई के लगा लो।
अभी जैसे आई एम एमिंग कि मैं अपना सिलेबस जो है, जो आप चैप्टर्स भेजेंगे वो 5 जनवरी तक कंप्लीट कर लूँ विद PYQs। उसके बाद मेरी उससे क्या ऐसे मत स्ट्रैटेजी करो, होगी, ये ऐसे ये नहीं करना। एम मत करो। चलो मैं तुम्हें उतना ही चैप्टर दूंगा जितने 5 जन तक हो जाए, फिर कर लो एम। नहीं ठीक है, मतलब आप इतना दें कि आप मुझे कोई नहीं प्रेशर दे दें, मैं उसको कैसे ना कैसे कर लूँगी। बात प्रेशर की नहीं है, बात स्ट्रेटजी की है। मैं ऑलरेडी तुम्हें हल्का सा मतलब ये मान के चलूंगा तुम बहुत मेहनत करने वाली हो। द थिंग इज कि ऐसा आदमी चाह कर अगर मान लो बहुत मोटिवेटेड है, वो चांद को तो तब भी नहीं छू सकता ना। तो हमें अगर मान लो हम चांद को छूने की कोशिश करें और उस चक्कर में काम खराब करते हैं अपना, वो सही नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ कि कि अगर तुमने मान लो बहुत ज़्यादा चैप्टर्स को कम टाइम में रैप अप करने की कोशिश करी, जिस चक्कर में जो होना था उससे भी गई। कम चैप्टर करती, उतने के क्वेश्चंस हो जाते, वो ज़्यादा अच्छा ना रहता। हाँ और जो होना था वो भी अगर मतलब मान लो अच्छे से कुछ भी नहीं हो पाया ज़्यादा के करने के चक्कर में, तुम तो पुश करने के चक्कर में भगा दोगी, पर वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है ना, तो उतना तो ध्यान दोगी। तो इसलिए मैं तुम्हें कम ही चैप्टर दूंगा। तो मतलब अराउंड 96-97 आ जाएगी जिससे CS मिल जाए, बस हाँ, इतना। इतना इतना एम रख के देखिए, यस। और कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स तुम कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ना कि सारा। देयर इज़ अ डिफरेंस। सर जैसे ऐसे है कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री हुई हुई है बट आई नीड रिविजन इन दैट, उसके बाद मुझे फिर बस उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसे आप मुझे चैप्टर्स देंगे और उसमें अगर वो चैप्टर्स हुए तो मैं फिर उसकी सिर्फ डायरेक्ट रिवाइज करके PYQs करूँ, तो वहाँ से वो टाइम सेव हो जाएगा। और बाकी जो आप चैप्टर्स देंगे उन पर वर्क करूँ, हाँ, बस क्योंकि मेरी काफ़ी चीज़ें हुई हुई हैं, बस उसमें परफेक्शन नहीं है, ऐसा हुआ हुआ है। देखो, परफेक्शन नहीं लानी, कंप्लीशन लाना है। हाँ वो भी थोड़ा कंप्लीशन, कि चलो तुमने कुछ पढ़ लिया, उसको एक बार रीडिंग मार ली और उसके कुछ क्वेश्चंस कर ले, इनफ है। ठीक है, अच्छा और बताओ, और क्या इश्यूज है? और कोई चैप्टर पढ़ा और उसको रिवाइज ना करें ज़्यादा दिन तक तो मतलब ऐसा लगता है वो हमें न्यू सा लगता है। ये तुम्हें अकेले को नहीं लगता, दिस इज़ अ यूनिवर्सल इशू। तो इसमें भी अपने आप को क्रिटिसाइज मत करना। बिसाइड्स कि आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कम इनटेक करो, कम चीज़ें करो, बट वो ऐसे करो कि आपको एंड तक याद रहे और आप एग्ज़ाम में ला पाएँ कुछ। वरना क्या होगा, आप फिर 40 दिन में जो भी पढ़ोगे वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो जितना आपको आता है, जितना आपका कुछ हो रखा है, आपने पहले भी अक्टूबर से भी अब तक 2 महीने हो गए हैं, हाँ 2 महीने में काम हुआ हुआ है, उतनी चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर लो। जो हो रखा है उसको पक्का करके कि आप उसमें ज़्यादा मार्क्स ला पाओ, ये भी आपकी कोशिश होनी चाहिए। पर जो मुझे लग रहा है कि इतना सिलेबस अभी और भी बचा हुआ होगा तुम्हारा, मुझे दिख रहा है तुम्हारी कॉन्वर्सेशन जो हमारी हुई थी उस पर था, मुझे पता चला कि और भी सिलेबस बचा हुआ है। हाँ तो वहाँ पर बैक ट्रैकिंग करके हर चैप्टर नहीं करना, हर चैप्टर सीक्वेंस में से नहीं करना। हमें मॉक टेस्ट से ये इन्फॉर्मेशन मिली है, हम बस इसके बेसिस पर जाके फिजिक्स के बीच में से एक चैप्टर उठा के वो करने, रादर देन ये कि यार नहीं पूरा ही करना है, नहीं करना। ठीक है, और मेरे जैसे स्टडी आवर्स ये होते हैं मैंने आपको जैसा बताया, तो इससे ज़्यादा भी मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ उसमें। कितने होते हैं एग्जैक्ट, कितने होते हैं? एग्जैक्ट मेरे 14-15 हो जाते हैं जिसमें बस इसको और मत अफेक्टिव बढ़ाओ, 10-11 हो जाते हैं। बस बहुत है इसको, बहुत इसमें है। कुछ ये चीज़ अच्छी है, डोंट फिक्स इट इफ इट इज़ नॉट ब्रोकन। ठीक है, सही है, गो अहेड। जैसे टेस्ट हम देने जाते हैं, मैं जैसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, मैं वहाँ पे जाती हूँ। तो जब एडवांस का टेस्ट होता है वहाँ पे तो मैं मेनली वो स्किप करती हूँ क्योंकि उसमें पूरा होल डे जाता है, क्योंकि वो सुबह 9 से 12 तक शिफ्ट अभी होती स्किप है। करो, हाँ। अभी स्किप और करो अभी जो एडवांस। मेंस का मैं देने जाती हूँ सुबह 9 से 12 होता है, लेकिन वहाँ से आते आते वही 2-3 बज जाते हैं, फिर वहाँ से आके वो थकान हो जाती है। कौन सी तो वो लोकेशन डे पर है? वो साकेत में होता है, कोई बात नहीं, वो देना है कि हर हाल में देना मेंस वाला। है। हाँ, हर हाल में देना है। अभी मेरा कल भी टेस्ट है सुबह तो में। कल देना है वो किसी हाँ। भी कीमत पे। तो लेकिन वो पूरा दिन ना शाम तक ख़राब हो जाता है, फिर वो कम ही आवर्स हो पाते हैं दिन से, तो कोई उसको बात नहीं, कैसे इफेक्टिव करें, उसको होने दो। ऐसे ही रहने दें। आके अपना बल्कि पेपर एनालाइज करने पे ध्यान दो। जब मैं आता था मैं भी बहुत थक जाता था, अपने एग्ज़ाम दे के आता था जब मैं, और मैं बैठ के अपनी सिस्टर के साथ पेपर एनालाइज करता था। और एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार मैं पेपर दे के आया हूँ तो क्या रहा उसका, क्या था वो क्वेश्चन, सही है कि नहीं था, मार्क्स कितने बने, क्या हुआ, सब कुछ जानने की इच्छा होती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं एंड ऑफ द डे तक पूरा उसको एनालाइज करता रहा। और उसके बाद उससे ही तो कंक्लूजन निकालोगी मैडम कि हमें क्या करना है आगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए पढ़ने के लिए, वहीं से तो निकलेगा जब तुम वहाँ घर आके उसका एनालिसिस करोगे। ठीक है, ये नियम बनाओ। और बोलो। जैसे ये है ना कि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कितना कितना टाइम तीनों में डिवाइड करना चाहिए एक दिन में? यार आइडियली यू शुड गिव 1/3 टाइम टू ईच
वो, पर दिन के अंदर डिवाइड करना कई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता हाँ है. मेरे लिए है. टुडे आई वुड नॉट टेल यू टू लाइक कि अपने ऊपर ये सब चीज़ें इम्पोज करो. रादर तुम ऐसे कर लो कि आज का दिन फिजिक्स और मैथ्स का, अगला दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का. मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन हाँ, में और कभी हैंडल कभी कर. वायलेट भी कर लो इस बात को कि नहीं कोई बात नहीं, केमिस्ट्री स्केड्यूल थी पर मेरा मन मैथ्स का कर रहा है, कर लो. ये ठीक चीज़ है. इम्प्लीमेंट करूँ. हाँ, काम होना चाहिए यार एट द एंड ऑफ द डे. और ये जो 80-20 रूल होता है जेईई मेंस के लिए, ये क्या होता है? यार 80-20 रूल ना, मतलब लोग इसको मतलब वो स्ट्रैटेजी वीडियोस में डाल देते हैं, हाँ. पर 80-20 ऐसा नहीं होता कि यार 20% सिलेबस से 80% मार्क्स नहीं आ सकते. पर ये ज़रूर होता है कि 20% सिलेबस से 40% मार्क्स ज़रूर आ सकते हैं. तो ऐसे वही लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स डेफिनेटली रहते हैं, तो वो आपको करने चाहिए. वो मैं चैप्टर्स की आपको लिस्ट दे दूंगा. मैं एक काम करूंगा, सिलेबस तुम्हारे सामने खोलूंगा, उसके अंदर से तुम्हें वो चैप्टर्स मैं अंडरलाइन कर दूंगा जो करने हैं, और वो हम वीडियो में भी शो कर देंगे सबको. वो चैप्टर्स तुम घर जाके बस कर लो. ठीक है, वो मैं ओके तुम्हें सर. ईमेल भी कर दूँ. ठीक है, बताओ एनीथिंग एल्स. इसके अलावा अभी मेरे स्लीपिंग आवर्स तो वही 5 से 11 होता है, तो इससे ज़्यादा डिक्रीज़ करना है. 5 से 11? सुबह 5 से 11 बजे तक. ये तो देखो ऐसे 6 घंटे सो रही हो तुम्हें ना, तो इट्स एप्ट स्लीप. इससे ज़्यादा ही हो तो अच्छा है. अब वो मत करो कि ना कम सो के टाइम बचा के, यहाँ पे बचत मत करो. जब जहाँ पे बचत करने की चीज़ आती है वहाँ बचत भी करेंगे, पर यहाँ मत करो. यहाँ पर यू शुड स्लीप वेल, क्योंकि जो 40 दिन है ना लास्ट, इसमें ये कम मैटर करेगा कि क्या तुम वो 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ी थी. मैटर ये ज़्यादा करेगा कि क्या तुम्हारी मेंटल हेल्थ, स्टेट ऑफ माइंड बेटर है जब तुम जेई मेन एग्ज़ाम देने वाली हो. इमेजिन करो 40 दिन तक तुम स्लीप डिप्राइव्ड रही जेई मेन से पहले, तो उसमें तुम्हारी मेंटल हेल्थ एग्ज़ाम के अंदर जो रहेगी वो अच्छी, वो कम अच्छी हो गई, तो वहाँ पे तुम मार्क्स लूज़ कर दोगे. उतने मार्क्स तुम रोज़ एक आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के नहीं ला पाओगे, जो वहाँ लूज़ कर दोगे. सो ज़्यादा, मतलब स्लीप रिलैक्स इफेक्ट रहो. करती है एग्जाम में. स्लीप बिल्कुल करती है, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर पड़ता है, फोकस पे इफेक्ट पड़ता है. इन चीज़ों यार, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो टफ होंगे, वो फोकस मांगते हैं. जब आप 40 दिन तक ढंग से सोए नहीं हो तो कहाँ से आप कर पाओगे. तो ये और अभी जैसे विंटर्स हैं, तो विंटर्स पे बेड पे पढ़ना, क्योंकि ऐसा है कि मेरी पूरी अपनी हमारी खुद की बिल्डिंग है, तो उसमें टॉप फ्लोर पे वो टेबल है, तो मैं थ्रू आउट दी डे तो वहाँ पे पढ़ती हूँ, लेकिन शाम के टाइम मैं उसको रूम में शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि ऊपर डर लगता है अकेले पढ़ने में, और वो सबसे टॉप में है, तो फिर वहाँ पे मेरे अलावा कोई होता नहीं है. तो जब मैं बेड पे पढ़ती हूँ ना, तो वो बेड पे पढ़ने में उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती जितनी टेबल चेयर पे होती है. तो वाकई में वहाँ पर कोई खतरा है या बस तुम्हारे को मन में लगता है. नहीं मतलब खतरा इन द सेंस कुछ नहीं है, बस ये है कि अकेले पूरी रात वहाँ बैठ के पढ़ना, और मतलब बराबर बराबर में घर होते हैं ना, तो कोई भी आज आ सकता है जा सकता है, और फिर अगर कुछ हो गया तो मैं अगर आवाज़ लगाऊँ तो किसी को जाएगी नहीं, क्योंकि सब सोते हैं उस टाइम पे. तो पर ये एक्चुअल चीज़ है. एक्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि नीचे आ जाओ नहीं या. पेरेंट्स नहीं, बस ये है कि वहाँ पे अगर मेरे साथ कोई पढ़ ले तो मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब मेरे खुद के अंदर भी इतना करेज नहीं कि मैं वहाँ अकेले पढ़ लूँ. ओके. और अगर बेड पे पढ़ती हूँ तो वही है कि मतलब पढ़ते पढ़ते नींद आती है, फिर एनी हाउ मैं कॉफ़ी पीऊँ तो या जहाँ फिर पर आँखों में बेड पानी रखा हुआ डालूँ. वहाँ पर टेबल चली जाएगी, क्या हाँ इशू. वहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हैं. वहाँ शिफ्ट करवा लो, और वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, या एक और टेबल अगर तुम इंतजाम कर सके दोनों जगह टेबल कर लो. कि रोज़ शिफ्ट करना तो डिफ़िकल्ट रहेगा. अगर दोनों जगह एक टेबल हो जाए तो सुबह उस टेबल पे पढ़ लिया, रात को इधर पढ़ लिया, दोनों का बेनिफिट उठा लिया. मतलब ऐसा है ना कि बाकी अभी तो हमारी. नाइट स्टडी बंद होगी वैसे भी, जस्ट अच्छा. यू नो. हाँ. अब तो नाइट स्टडी बंद करनी पड़ेगी 10 दिन में ही. तो अभी तो जहाँ चल रहा है चलने दो, पर नाइट स्टडी बंद होगी क्योंकि जेई मेन के हिसाब से चल रहे हैं, है ना. तो ये मैटर नहीं करेगी, बात इररिलेवेंट हो जाएगी. ठीक है. तो और जैसे कि ऐसा है कि मेरी मतलब होल फैमिली है, तो 4th फ्लोर तक तो पूरा वो फिल हो जाता है लाइक सोने के लिए. वो 5th फ्लोर जो मैं आपको बता रही हूँ जहाँ टेबल है वही खाली होती है. अब मैं ऐसा नहीं है ना कि मैं पढ़ूंगी दूसरों की नींद डिस्टर्ब हो, लाइट ऑन होती है तो नींद नहीं आती, तो वही चीज़ें इसलिए शिफ्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है कि अगर हम ऊपर नीचे शिफ्ट करें. यार देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आइडियली ये होना चाहिए कि जब तुम मतलब तुम्हें वहाँ पर शायद वो डर इसलिए लगता है, अगर एक्चुअल कोई वहाँ पे डेंजर नहीं है, तुम्हें डर इसलिए लगता है बस कि तुम्हारा वो साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया है. जिस दिन तुम जिस 4 दिन वहाँ पे पढ़ ली ना, तो 5वें दिन तुम्हें डर नहीं लगेगा. डर तो हमारी क्रिएशन होती है. तो अगर तुम 3-4 दिन वहाँ पढ़ ली तो 5वें दिन डर लगेगा नहीं. ऐसा नहीं हो रहा कि कोई आ रहा है या कुछ हो रहा है, जनरली नहीं होता. एंड अगर दरवाजे को अंदर से बंद कर लो, ठीक है, अपना निकलने का और उसका एक टाइम रख लो, तो आई डोंट थिंक कि कोई मैटर होगा. बाकी जो भी तुम्हारे पेरेंट्स का है वो करो, तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा जानते हैं.
ठीक है, मैं नहीं जानता तुम कहाँ रहती हो या वहाँ क्या हो सकता है, तो अंडरस्टैंड योर पेरेंट, बट ये देख लो ना कि अपने मन के डर की वजह से ही बस वहाँ नहीं जा रही, तो वो एक इशू है। जैसे आपने अभी मुझे पूरा बताया कि आप जो चैप्टर्स देंगे मैं वो सब करूँ, तो इज़ इट स्टिल पॉसिबल हाँ, टू व्हाट एग्जैक्ट बोलो। टू एम 96 98 और वो तो जेन्युइनली पॉसिबल है, ठीक है, मतलब वो तो रियलिस्टिकली लाइक वो हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई यार वो भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर पूरा ही पढ़ लिया तो 99 ही हो जाता है। जो लोग कम ही छोड़ते हैं वो वही तो लाते हैं 97 96 98, कम ही छोड़ने पे ही तो लाएंगे। अगर उनको 97 वाले को सब कुछ ही आता होता तो वही ना ले आता 99.5। वैसे तो आई वर्क हार्ड टू एम 99 और अचीव, और इन केस नहीं होता है तो फिर एडवांस की मेंटोरशिप मुझे कैसे करनी पड़ेगी? वो वी विल, तुम आ जाना हमारे पास, वी ओके विल सर। डिसाइड एंड डिस्कस। पर आज तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए मेंस बस, क्लियर करना। मेंस 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना। और ये चिंता मत करो कि 97 98, तो मतलब ये तो मैंने समझ आई बात मेरी। वो पॉइंट से क्या समझिए तुम कि मैंने कहा कि खराब करते हैं तो लोग, उन्हीं के तो 96 97 आती है, उन्हीं की तो कमी रह जाती है कुछ ना। इस बात से क्या समझा तुमने? इस चीज़ से ये है कि अगर मैं अभी यही चीज़ सोच के अपनी और प्रिपरेशन ख़राब कर लूँगी तो वो भी नहीं अचीव कर पाऊँगी जो अभी मैं कर सकती हूँ। हाँ, उनकी वो 96 97 इज नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट कि जिनकी ऐसी ऐसी कमियां होती हैं वही लाते हैं। बस कमियां हैं उतना तो ले ही आएंगे हम। पर इसको इजी मत समझना कि ये तो आ ही जाएगी, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मतलब बस ये है कि तुम्हारी प्रिपरेशन, क्योंकि तुम कह रहे परफेक्ट नहीं होगी, इट्स फार फ्रॉम परफेक्ट, तो फार फ्रॉम परफेक्ट वालों के लिए है ये। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो तो भाई कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाते जेई मेन की, तो वो भी एक सवाल है ना। पर ऑलवेज गिव मॉक टेस्ट एंड डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर और टेस्ट मेंटर। को एनालाइज करने का बेस्ट वे? टेस्ट को एनालाइज करने के लिए ना हमेशा सबसे पहले देखते हैं कि मतलब पहले तो मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स मतलब नंबर, कि आपके कितने सही आए, कितने गलत हुए, कहाँ गलत हुए, कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े, किन किन क्वेश्चन में सस्पेंस रह गया कि यार ये मैंने क्यों कर दिया, या ये मैंने क्वेश्चन किया था गलत और कैसे वो हो गया। तुक्का जो लगाते हैं वो लगाना चाहिए नहीं वो नहीं लगाना चाहिए? कभी तो करना आना चाहिए, कभी बहुत ही, मतलब आप ये मान लो अपने 5% पेपर में, मतलब आपका अपने अगर मान लो उसमें जाके 75 क्वेश्चन होते हैं। मेरा मैथ्स में तुक्का एक्यूरेट भिड़ जाता है कभी कभी। चलो कभी कभी ऐसी, हाँ, कभी कभी बैठ खेल ली, कभी कभी तो होता है। देखो जुआ है, ये जुआ है। इट्स लाइक कि इट कैन गो आइदर वे। तो इसको लिमिट में रखो कि घाटा भी ऐसा हो जो सहन कर सके, और फायदा हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो घाटा के -1 मार्क्स होते हैं। पर मतलब मैं वो तो अवॉइड -1 करता भी हूँ। रैंक कर देता है ना पीछे। पर यार देखो, अब आप कुछ चाहोगे, रिस्क लोगे, तो उल्टा आपको उसका जोखिम भी उठाना पड़ेगा ना फिर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो थोड़ा वो एक नंबर के चक्कर में 4 अगर आ गए तो रैंक बढ़ भी तो जाएगी। पर बात यह है कि आप इसको जो समझदार बंदा होता है ना, वो इस चीज़ को लिमिट में करता है। कि यार जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम 75 में से हम 45 या 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 40 का 5% होता है 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन तक ही बस तुम्हें तुक्का मारना है बस, आ गया ठीक है, वरना 2 नंबर कम हो जाएंगे। 2 मेरे नंबर मैथ्स में हो जाता है, तुक्के जो होते हैं वो एक्यूरेट हो जाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं लगाती मैं। ठीक है, पर मैथ्स में भी मतलब कीपर लिमिट की एक ही हाँ, लगाओ। वो मैं जब 2 एलिमिनेट कर देती हूँ ना उसके बाद जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो मैं नियर अराउंड जिसके ऑप्शन क्या आता है वो क्लिक वो करती हूँ। तुक्का थोड़ी है, वो हाँ, तुक्का मतलब वो नहीं है, एज अ कैलकुलेशन बेस पे। वो तो एक एलिमिनेशन मेथड, और वो तो इंटेलिजेंट तरीका है आंसर ढूंढने का, वो तुक्का नहीं है। ओके। तुक्का होता है कि यार मुझे कुछ याद आ रहा है मैंने बस लगा दिया। नहीं ऐसे नहीं, वो थोड़ा सॉल्व करने के बाद जाती वो हूँ। तो करना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे आप एलिमिनेशन लगा रहे हो या कुछ लगा रहे हो, वो तो जेन्युइन, वो तो माइंड का गेम है, वो अच्छी चीज़ है। कि ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। वो तो सब करते हैं, तो जो नहीं करते वो गलत कर रहे हैं। और तुक्का वैसा नहीं लगाना चाहिए कि भाई मार्क्स कम आ जाए, या बिल्कुल ही गैस मार दिए यही होगा मुझे लग रहा है, और हमारे पास ठोस इन्फॉर्मेशन है नहीं कुछ। तो केमिस्ट्री में खासकर या अदरवाइज कई बार लोग तुक्के मार देते हैं, एंड जहाँ बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती वो गलत होता है। और बोलो, और कैसे हेल्प कर डाउट्स तो सकते सिर्फ यही थे, आपने सारे क्लियर कर दिए। आपने स्टार्टिंग में इतना कुछ बता दिया तो फिर हैं? है सारे ना, डाउट्स क्लियर वो हो मैं गए। समझ गया ना तुम्हारी, मुझे जब ये पता चला कि तुम्हारा वही लेट शुरू किया एंड ऑल, दैट्स अ वेरी डिफरेंट केस। ठीक है, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप इस
काउंसलिंग के बाद? अभी काउंसलिंग के बाद इतना रिलैक्स फील हो रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था पहले कि काफ़ी दूर है पॉडकास्ट के लिए, तो मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे देने जाना है और शायद कि कुछ वहाँ से बदल जाए, जर्नी चेंज हो जाए, तो अब आके मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, मोटिवेटेड भी फील हो रहा है कि हाँ, अगर अब मैं चाहूँ तो अब भी कर सकती हूँ। तो ओके। ये अच्छी अच्छी चीज़ है। और आपसे बात करके, लाइक, आप तो इतने काइंड हैं और इतने काम इंसान हैं। आपने जिस तरीके से समझाया ना, लाइक, इतना तो कोई नहीं कर पाता, इतने अच्छे से गाइडेंस देना, इतने अच्छे से चीज़ एक्सप्लेन करना। लाइक, आप ऐसे समझा रहे हैं जैसे कोई इंसान अपने ओन चाइल्ड को समझाता है ना, बिठा के, जस्ट लाइक दैट। थैंक यू, मतलब मैं मतलब मेरे को जो है ना एक मैं थोड़ा काइंड ऑफ मेरा माइंडसेट ही कंसल्टेंट वाला है। तो मैं हमेशा मतलब सामने वाले के माइंड को सोचता रहता हूँ कि हाउ दे आर थिंकिंग एंड ऑल। एंड फिर और मतलब ऑफ कोर्स आई हैव वेरी हाई डोमेन एक्सपर्टीज। तो वो जब मैं बोलता हूँ तो आई आई जस्ट ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट्स। एंड मैं मेरे 8 साल से डाउट्स तो वैसे 3 पेज के थे, लेकिन जब आपसे बात करी ना, वो कब इतने रिड्यूस हो गए पता ही नहीं चला। अच्छा, खत्म हो गया। और भी कुछ पूछना हो पूछ सकता हूँ, कुछ नहीं, रह वैसे गया तो हो तो? सब हो गया, क्योंकि आपने जो सब चीज़ बोल दी ना, वही चीज़ें थी। अभी जैसे अगर मेरा मेंस हो जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट और एडवांस रहेगा, लाइक अगर मेंस में मेरे अभी 96 97 मैं एम करके चलती हूँ, वो आ जाते हैं, तो फिर मुझे सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, एडवांस पे? पहले आप लेके आओ। अभी आपको ना उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको मैं बता रहा हूँ एक, हम ना हमेशा लाइफ में एक नियम करना, आप ना पूरी ज़िंदगी को प्लान मत करो। आप बस नेक्स्ट स्टेज को प्लान किया करो। जैसे आपने जेई के बाद क्या करूँगा ये सोचना तो बेवकूफ़ी होगी ना यार, कि जेई के जस्ट बाद क्या करूँ, अरे बाद में देखेंगे ना वो। ठीक है, जेई मान लो पूरा जेई एडवांस वगैरह सब हो गया, वो बाद में देखेंगे ना। अभी हम जेई तो कर लें, पर जेई में भी और माइक्रो हो जाएगा, तो जेई मेन वन कर लेते, क्योंकि जेई मेन वन तक तो हम प्योर जेई मेन वन करने वाले हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि एडवांस नहीं। को देख करके कुछ करें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सोल फोकस शुड बी ऑन जेई मेन वन, वो क्लियर कर लो। एंड उसके बाद पूरा जहान है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, बट अभी नहीं, ओके दिस इज सर। नॉट द मोमेंट। ओके सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे चैप्टर्स का एक बार ये काम कर देता हूँ, रुक जाओ। चलो, वो सेट्स रिलेशन फंक्शन हो गया, ये तुमने ऑलरेडी कर भी रखा है, हाँ। तो ये कर लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज स्कोरिंग, मैट्रिक्स से डिटरमिनेट पूरी ये यूनिट मेरा स्कोरिंग हुआ है। हुआ है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को रहने देते हैं, बाइनोमियल को रहने देते हैं, सीक्वेंस सीरीज है स्कोरिंग यूनिट, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो रखा है, तो इसको तुम अच्छा कर लो, है ना। मेरा डिफरेंशिएशन वैसे भी इंटीग्रेशन से अच्छा है। तो इंटीग्रल कैलकुलस एक बार को छोड़ देते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो रखा है तुम्हारा, हाँ। तो ये कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरा चल रहा है, वो ऑन चल रहा गोइंग है, है। और वेक्टर्स हुआ हुआ है। थ्री डी हाँ, वो भी हुआ है। चलो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D कर लेंगे, और वेक्टर कर लेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स करेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं करेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स करेंगे, प्रोबेबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी करेंगे। नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करेंगे, ठीक है, जितनी आती है बहुत है स्कूल लेवल की। फिजिक्स में देख लेते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ कोर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, जितना आता है ठीक है, इसको और पढ़ने। ग्रेविटेशन यू कैन रीड, प्रॉपर्टीज ग्रेविटेशन ऑफ, और इलेक्ट्रोस्टैट तो बिल्कुल आसपास है, बस थोड़ा हाँ, फर्क है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है। फिर आ गया थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरी यूनिट स्कोरिंग है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आई डोंट नो, मतलब इसको साइड में रखते हैं, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। ओके। ऑसिलेशन वेव चॉइस नहीं, इसको भी हटा दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, हाँ। तो इसको कर लेना, ठीक है। बाकी इनमें चॉइस रखो, बट डू करंट भी हुआ ईएम हुआ है। वेव्स कर लेना। ईएम वेव ज़रूर करो, करंट हो रखा तो अच्छी बात है, ईएम वेव ज़रूर करना, ये स्कोरिंग है। ऑप्टिक्स करना स्कोरिंग है, ये सब मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स में आ गया। ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी करना है, और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स करना है। लोग इसको बोरिंग समझते हैं, बट इसके ऊपर कोई वन शॉट ढूंढ के ना कर लो, ये जल्दी हो जाता है, एंड इससे मार्क्स जल्दी आ जाते हैं। ये डू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। जैसे मैथ में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स क्या बड़ा ही इजी है, तो यही चीज़ यहाँ पे है। और एक वो चीज़ कर लेना, हाइट एंड डिस्टेंसेस भी रहता था, आई डोंट नो अब है कि नहीं, बट यहाँ हाइट एंड डिस्टेंसेस भी कर लेना, ठीक है। ओके समझ सर। गया ना कौन सा चैप्टर है वो। फिर आ गया केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर नो, केमिकल नो, सॉल्यूशन तुमने फिजिकल पढ़ रखी है ना। हाँ, मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम भी हुआ हुआ है। आयनिक थोड़ा इतने अच्छे से नहीं हुआ हुआ, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है,
इक्वली जो भी हो रहा है ना बस वो करो। तो हर चीज़ करने की, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो ये करना ही है। अगर ये नहीं हो रहा और मैंने जो 10 चैप्टर बोल रखे हैं उनमें से एक में अटको मत, जो हो रहा है वो कर लो। 10 में से अगर तुम 8 भी करके आई ना तो वो बड़ी चीज़ है, रादर देन कि 10 में एक अटक के तुमने 4 रेस्ट छोड़ नो, दिए, हाँ वो खराब कर दिया। है ना। ये अटकना नहीं है कहीं भी। जितना मैंने बोला ना, ज़्यादा से ज़्यादा सारा नहीं, ऑलवेज मोर जितना हो सकता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हुआ ये हुआ भी है, तुम्हारा केमिकल होगा, काइनेटिक्स भी हुआ हुआ है, ये भी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें आप थर्मो भी हुआ हुआ है। ये आपका केमिकल और का है वो मैंने केमिकल ही डाल दिया, आयनिक मत करना बेशक, ओके ठीक सर। है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो आ रहा है सब को प्रायोरिटी पे करो, ठीक है। ऑर्गेनिक में तुम्हारे को मैं मतलब जो तुम, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योरिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा जितना तुमसे हो जाए वो कर लेना, पर दिस इज लाइक अ हाई लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर, ठीक है। देन बायोमोलिक्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर जो हेडिंग है ये सब एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। में जैसे जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स और वो जो 12th के चैप्टर्स हैं वो इसमें सब। जो हो जाए अच्छा है, ना होए तो ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो मैंने बोला है ना ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, ठीक ओके है, सर। ये कर दो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारी पूरी हाईलाइट कर दी, ये करनी ही है, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक को कैसे याद रखें, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीज़ें याद रखने की होती है ना, वो तो काफ़ी टाइम भूल जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन फॉलोइंग और एक्सपेरिमेंट्स, जो सॉल्ट एनालिसिस होता है वो सॉल्ट सब। एनालिसिस ही है ये जो है ना, ये ये सब जो है ये सब पढ़ना है, ठीक है। प्रिंसिपल रेट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सॉल्ट एनालिसिस ही है, ठीक है। क्या पूछ रहे हो तुम, इनऑर्गेनिक कैसे याद करें। इनऑर्गेनिक, हाँ। देखो ऐसा होता है याद करने को ना, लोग जनरली क्या सोचते हैं, अपने आप को सुपर ह्यूमन समझते हैं कि भाई आपने हल्का सा याद किया और वो सदा के लिए याद हो गया, हल्का सा एफर्ट डाला हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होता। आपको याद करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो याद करने को लोग इतना टाइम ही नहीं देते कि याद हो जाए चीज़। तो आपको ना वो चीज़ करना ज़रूरी है कि चीज़ को टाइम दो। तो मेमोराइजेशन पर ना एक बहुत जल्दी चैनल पर वीडियो आ रही है, मैं एक तो वो तुम वो ज़रूर देखना, श्योर सर। बिसाइड था, वैसे भी मैं आपकी कोई वीडियो मिस नहीं मिस करती। नहीं करते ना, वेरी गुड। एक वीडियो एक, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहता हूँ कि मेमोराइज करने का तरीका होता है कि यार लोग क्या करते हैं ना, अगर आप 1000 रिएक्शन याद करोगे ना तो 1000 रिएक्शन नहीं याद होंगे। इट इज़ अबाउट पैटर्न्स। अगर आप 1000 रिएक्शन में 100 पैटर्न ढूंढ लेते हो तो 100 पैटर्न याद करना इज़ लाइक आपने अपने काम को 90% कम कर दिया। कहीं आप 1000 को रिएक्शंस को अलग अलग सोच के याद कर रहे हैं, अब आपने 100 ही रिएक्शन याद किए। बड़ी बात है ना कि आपने काम घटा दिया अपना, तो 100 पैटर्न याद किया। तो हर चीज़ को ना पैटर्न में रिड्यूस करो, चीज़ों को आपस में कंपेयर किया करो कि आपने 16 ग्रुप पढ़ा, अब उसको कंपेयर करो 15 ग्रुप से, ठीक है। कंपेयर करने दोनों याद हो जाएंगी, ये भी और ये कंपैरिजन भी में दोनों। कंपैरिजन में, है ना। तो ऐसे मन में विजुलाइज करो चीज़ें, अपना टेस्ट लिया करो कि मैंने ये पढ़ा है, चलो मैं बताती हूँ क्या था, यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ऐसे करके बताओ खुद को। तो इन चीज़ों से तुम थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी ना तो फिर हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हारी जो है इसको एक्सपोर्ट करके तुम्हें दे देता हूँ।